मेरा नाम रिमशा है और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये बिल्कुल मेरी अपनी आँखों देखी कहानी है। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं आपको सीधा कहानी की तरफ लेके चलती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। ये बात उस वक़्त की है कि मैंने और मेरे घर वालों ने अपना मकान तब्दील किया और क्योंकि हम लोग एक किराए के मकान में रह रहे थे और अपनी किराए की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे। तो किराए के मकान को छोड़कर मेरे वालिद साहब ने एक कॉलोनी में किस्तों पर अपना मकान ले लिया। इस मकान का सिस्टम ये था कि इसमें कुछ डाउन पेमेंट थी जो कि मेरे वालिद साहब ने कर दी। उसके बाद हमें सिर्फ़ 30,000 रुपए महीना देने थे और 4 से 5 साल के अंदर इस मकान की किस्तें अदा हो जाती और ये मकान बिल्कुल हमारा हो जाता। किराए के घरों में रहकर जो निज़ाम थे वो ज़ाहिर बात है कि हमारे इतने नहीं थे कि हम सारी ज़िंदगी किराए पे गुज़ार सकते। इसलिए हमने एक ऐसा घर ले लिया था कि जहाँ पर हम लोग अपनी फ़ैमिली के साथ आसानी के साथ रह सकें। 30,000 रुपए आसानी से हम लोग अदा कर सकते थे और 30,000 रुपए का की रकम जो थी वो माहाना हमें अदा करना मुश्किल नहीं थी। यहाँ शहर में हम जिस मकान में रह रहे थे यहाँ पर भी हम 20,000 रुपए मकान का किराया दे रहे थे और इसके अलावा जो अखराजात थे वो अलहदा थे। लेकिन अपना मकान होने के नाते ज़ाहिर बात है कि जब इंसान का एक अपना मकान हो जाता है, इंसान उसमें सरफ़ा भी करता है, इंसान उसमें जितनी ज़्यादा हो सकती है बचत करने की कोशिश करता है। लिहाज़ा ये एक डबल स्टोरी मकान था जो कि मेरे वालिद साहब ने ले लिया था और ये किस्तों पर यानी इंस्टॉलमेंट पर लिया गया था और हम अपने घर में आकर के बेहद खुश थे। हमें पता था कि 4 से 5 साल की किस्तों में हम इस मकान की किस्तें अदा कर देंगे और जब इस मकान की किस्तें अदा हो जाएँगी तो हम आसानी के साथ इस मकान के मालिक बन जाएँगे। अभी ये कॉलोनी बहुत कम मकानों पर मुश्तमिल थी। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था लेकिन यहाँ पर जो मकान थे वो तकरीबन ना होने के बराबर थे। इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो मकान थे वो तकरीबन 200-300 मकान होंगे जो कि यहाँ पर अब तक बने थे। लेकिन उन मकानों में भी काफ़ी दूर-दूर फ़ासला था यानी कि एक मकान से दूसरे मकान में जाने में पैदल तकरीबन 10 मिनट लग जाते थे। ज़मीन वसी थी और यहाँ पर तामीरात का काम बहरहाल जारी था और लोग जो है वो यहाँ पर अपने मकान जो है बनवा रहे थे। ऐसे लोग जिनकी आमदनी कम थी और ख़र्चे ज़्यादा थे और वो शहरों में रह कर के अपने घर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस कॉलोनी में अपने-अपने घर की तामीर जो है वो शुरू करवाई थी। कुछ लोगों ने यहाँ पर जगह लेके अपना मकान बनाना पसंद किया था और कुछ लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर बने बनाए मकान ले लिए थे। हम लोगों ने जो मकान लिया था वो भी इंस्टॉलमेंट पर बना बनाया मकान था। लेकिन इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़ूँ मैं आपको अपना और अपनी फैमिली का तारुफ़ करवा दूँ ताकि आपको इस कहानी को समझने में मौका मिले। मेरे वालिद साहब का नाम मकसूद था जो कि एक अखबार के दफ़्तर में काम करते थे। वो कोई रिपोर्टर वग़ैरह नहीं थे बल्कि सिर्फ़ इश्तिहारात लगाने का काम करते थे। उनके पास जो इश्तिहारात दिए जाते थे वो उनको अखबार में लगा देते थे। मेरी वालिदा एक हाउसवाइफ़ थीं और मेरे साथ उनके जो तल्लुकात थे वो बिल्कुल दोस्तों वाले थे। मैं और मेरी वालिदा जो हैं वो एक दोस्त की तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करती थीं। मेरा नाम रमशा था और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं माशाल्लाह से इस वक़्त 23 साल की थी, यानी मैं एक जवान लड़की थी और हर बात को अच्छे तरीके से समझती थी। मेरी शादी अभी नहीं हुई थी लेकिन मेरे एक दूर के कज़न के साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी, इसलिए मुझे पता था कि मेरी शादी जो है वो मेरे कज़न के साथ होगी। असलम मेरा दूर का कज़न था जो कि रिश्ते में मेरा कज़न लगता था और मैं उसे ख़ुद भी पसंद करती थी। असलम एक अच्छा लड़का था और इस वक़्त भी वो जो है एक अच्छी जॉब कर रहा था। लिहाज़ा मुझे असलम हर लिहाज से पसंद था और मैं मुस्तक़बिल में असलम के साथ शादी करने की ख़्वाहिश रखती थी। वैसे तो जिस कॉलोनी में मैं आकर के आबाद हुई थी, इस कॉलोनी में मकान दूर-दूर थे और एक से दूसरे मकान में जाने से 5 से 10 मिनट पैदल का रास्ता लगता था। लेकिन जिस मकान को मेरे वालिद साहब ने लिया था इंस्टॉलमेंट पे, इस मकान के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ एक मकान था। यानी 2 मकान इकट्ठे थे, शायद एक ही ठेकेदार ने इन दोनों मकानों को तैयार किया था। ऑलमोस्ट दोनों मकानों का नक्शा भी एक जैसा था, उनकी जगह भी एक जितनी थी और दूसरे मकान में भी एक फैमिली थी जो कि रिहाइश पज़ीर थी। ये फैमिली जो थी एक आदमी और 2 लड़कियों पर मुश्तमिल थी।
और बाद में हमें जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए तो पता लगा कि वो आदमी जो है वो किसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर है, पढ़ाता है और ये जो दोनों हैं ये उसकी बेटियाँ हैं। यानी कि एक बाप था और 2 बेटियाँ थीं। माँ उनकी गुज़र चुकी थी और सिर्फ़ बाप और बेटियाँ ही थीं जो कि इस मकान में हमारे साथ वाले मकान में रह रही थीं। हम लोग जब नए-नए आए तो हम लोगों ने इनके साथ दुआ सलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें इस बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो प्रोफ़ेसर साहब थे जो कि किसी कॉलेज में पढ़ाते थे, ज़रा बेज़ार किस्म के आदमी थे और लोगों से ज़्यादा मेल मुलाकात नहीं रखते थे। पहले ये भी शहर में रहते थे, लेकिन वहाँ से ये यहाँ पर इस मकान में आकर के शिफ्ट हो गए थे और यहाँ पर वो अपनी बेटियों के साथ रह रहे थे। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, इसलिए हम लोगों ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो गए। बात एक रात की है कि तकरीबन रात के 12 बजे से बाद का टाइम था। मुझे पेशाब के लिए जाना था और वॉशरूम जो है वो हमारा यहाँ पर इस मकान में दोनों ही हिस्सों में बना हुआ था। यानी कि नीचे वाले हिस्से में भी वॉशरूम था और ऊपर वाले हिस्से में भी वॉशरूम बना हुआ था। दोनों हिस्सों में एक-एक वॉशरूम था। कभी-कभार ऐसा होता था कि अगर एक वॉशरूम में हम में से कोई है, तो कोई दूसरे वॉशरूम में चला जाता था। ऊपर वाला वॉशरूम हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते थे क्योंकि अभी ऊपर वाला जो हिस्सा था, वहाँ पर हम लोग रह भी नहीं रहे थे। हम लोगों ने अपनी रिहाइश को नीचे वाले हिस्से में रखा था। इस वक़्त जब मैं रात के 12 बजे के बाद तकरीबन 12 से ऊपर का टाइम था, मैं पेशाब करने के लिए उठी तो मैंने देखा कि वॉशरूम की लाइट जो है वो जल रही है। शायद अम्मी या अब्बू में से कोई वॉशरूम में होगा, इसीलिए वॉशरूम की लाइट जल रही है। तो मैंने इस बात को देख कर के ऊपर वाले वॉशरूम में जाकर के पेशाब करना मुनासिब समझा। मैं जब ऊपर वाले वॉशरूम में गई तो वहाँ पर जो है कोई भी मौजूद नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है कि वो वॉशरूम खाली था और वहाँ पर मैं पेशाब करने की नीयत से वॉशरूम में घुस गई। मैंने अपनी लाइट ऑन की जो कि वॉशरूम की लाइट थी और फिर उसके बाद मैं पेशाब करने के लिए बैठ गई। अभी मुझे ये पेशाब करते हुए तकरीबन 2 मिनट या 1 मिनट इतना ही अरसा गुज़रा होगा कि मुझे कुछ खुसर-फुसर की ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो कि मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी और यहाँ पर हमारे घर में ऐसी आवाज़ पहले कैसे आ सकती थी? फिर मैंने अच्छे तरीके से अपने वॉशरूम का जायज़ा लेना शुरू किया तो मुझे अपने वॉशरूम के एक साइड वाली दीवार में एक सुराख नज़र आया। उस सुराख में से कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये आवाज़ जो है इस सुराख की तरफ से आ रही है और ये जो सुराख है ये शायद साथ वाले घर में खुलता है। अब ये साथ वाले घर में कहाँ पर खुलता है? साथ वाले घर में जो है वो इस सुराख की जगह कौन-सी है और यहाँ से देखने पे क्या मालूम होगा, ये मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इस बात को लेके कि मैं डर गई कि अगर ये सुराख जो है ये हमारी तरफ से है तो उनकी तरफ से भी सारी बातें होगा। अब हम में से कोई भी पेशाब करने के लिए यहाँ पर आता है, मैं, अम्मी या फिर अब्बू, हम में से अगर कोई भी ये ऊपर वाला वॉशरूम इस्तेमाल करता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग दूसरी तरफ से आँख लगा के हमें देखें और हम उनको इस हालत में नज़र आ जाएँ, पेशाब करते हुए नज़र आ जाएँ। अब्बू का तो ख़ैर इतना मसला नहीं था, लेकिन मेरा और अम्मी का मसला तो था। ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग औरतें थीं, इसलिए मैं इस बात को लेकर के रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने फटाफट से अपने आप को सँभाला और उठ कर के जा कर के उस सुराख के साथ मैंने जो है वो अपनी आँख लगा दी। वो बहुत ही बारीक सुराख था। मेरी तरफ से तो वो थोड़ा खुला था, लेकिन जैसे-जैसे वो आगे जा रहा था वो बहुत ही बारीक सुराख था। इतना बारीक सुराख था कि दूसरी तरफ का कोई भी मंज़र जो है वो हम नहीं देख सकते थे। ना ही वो लोग जो है वो हमें देख सकते थे। इस बात से मुतमिन होने के बाद मैं वॉशरूम से वापस अपने बिस्तर पर आ गई और आकर के सो गई। अगली सुबह मैं उठी तो इन बातों को तकरीबन मैं फ़रामोश कर चुकी थी। फिर दोपहर में एक बार जब मैं फिर उसी वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए गई क्योंकि अम्मी वॉशरूम में थीं और मुझे जो है वॉशरूम की हाजत हो रही थी, तो मैं उस वॉशरूम को इस्तेमाल करने गई तो मुझे एक दफ़ा फिर जो है ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दूसरी तरफ दीवार के कुछ लोग हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं या कोई इस किस्म की मामलात जो है मैंने महसूस किए। बातों की आवाज़ या इस किस्म के कोई मामलात ये तो साफ़ नहीं सुनाई देते थे, लेकिन एक ही ठेकेदार का बनाया हुआ ये घर जो कि दोनों ही एक ही जैसे डिज़ाइन पर मुश्तमिल था, तो मैं एक लम्हे के लिए सोचने लगी कि
अगर ये दोनों घर एक ही डिज़ाइन पर, एक ही नक्शे पर तैयार किए गए हैं, तो क्या दूसरी तरफ भी वॉशरूम ही है जिसमें से जो है वो आवाज़ें मुझे आती रहती हैं? लेकिन वॉशरूम में से खुसर-फुसर की आवाज़ें तो तभी आ सकती हैं कि जब वॉशरूम में एक नहीं 2 लोग हों। लिहाज़ा मैं अब इस बात को दिलचस्पी नहीं लगी कि वॉशरूम में 2 लोग कैसे हो सकते हैं कि वॉशरूम में मैं आऊँगी, अकेली आऊँगी, कोई और आएगा वो भी अकेला आएगा। लेकिन वॉशरूम में यहाँ पर 2 लोग जो हैं उनका क्या काम है? इस बात को लेकर के मैं थोड़ी-सी सोचने लगी और मैंने इस बात की तह तक पहुँचने का फ़ैसला कर लिया। रात सारी दिन गुज़र गया और फिर रात आ गई और रात में मैंने जानबूझ करके ऐसा तरीका अख्तियार किया कि अम्मी-अब्बू के सो जाने के बाद मैं उस वॉशरूम में जहाँ पे मैं जाकर के ये बातें सुना करती थी, जाकर के खड़ी हो गई। अब यहाँ पर मैंने लाइट को जलाना मुनासिब नहीं समझा। मेरे पास एक लाइटर था जिसकी लाइट जलती थी। उस लाइटर की लाइट को मैंने ऑन कर दिया। लाइटर की लाइट को ऑन करने के बाद मैंने सुराख को देखा और मुझे उस सुराख में से थोड़ी-थोड़ी सी रोशनी दूसरी तरफ से भी आती हुई महसूस हो रही थी। एक लंबी सलाई होती है जिससे आप लोग स्वेटर बुनते हैं। ये मेरे पास थी, मैंने इसको अपने साथ ले लिया था। मैंने उस सलाई की मदद से उस सुराख में से उस सलाई को डाल कर के उसे बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया था। इस वक़्त दूसरी तरफ बिल्कुल ख़ामोशी थी और मुझे किसी किस्म की खुसर-पुसर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये था कि दूसरी तरफ ख़ामोशी है और वॉशरूम में इस वक़्त कोई भी इंसान जो है वो मौजूद नहीं है। लिहाज़ा इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सिलाई को घुमा करके इतना सुराख बना लिया कि अब मैं आसानी के साथ अपनी तरफ वाले सुराख से आँख लगा करके दूसरी तरफ वाले सुराख में देख सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि मैं कोई ऐसा कागज़ का टुकड़ा ले लेती या कोई ऐसी चीज़ ले लेती कि जिसको लगा कर के मैं अपनी तरफ से अगर अपने सुराख को बंद कर देती तो मुझे जो है वो लोग नहीं देख सकते थे। लेकिन अगर उनको भी इस सुराख का पता चल जाता कि ऐसा सुराख, एक छोटा-सा बिल्कुल सुराख है जो कि दीवार में है जिसे देखा जा सकता है, तो हो सकता है कि वो भी अपनी तरफ से कोई कागज़ का टुकड़ा लगा कर के सुराख को बंद कर दें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोशिश करूँगी कि इसी सिलाई की मदद से उस सुराख को दोबारा खोल लूँ और देख सकूँ। लेकिन अगर उन्हें किसी बात का शक गुज़रा तो ज़ाहिर बात है कि मुझे इस मसले को ख़त्म करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकूँगी। लिहाज़ा इसी तरीके से मैंने क्या किया कि जब मैंने छोटा-सा सुराख बना लिया और उस सुराख से आँख लगा कर के मैंने दूसरी तरफ देखा। अच्छा, उनकी एक आदत थी जो कि शायद अब मुझे पता चली थी कि वॉशरूम की उनकी लाइट जलती रहती थी। हम लोग तो ये है कि ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल करते थे और बंद कर देते थे और उनकी लाइट जो है वो जलती रहती थी। एक और मसला भी था, हम लोग तो निचले वाले हिस्से में रहते थे जबकि वो ऊपर वाले हिस्से में रहते थे, इसीलिए इसी वॉशरूम को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब इस सुराख को बनाने के बाद मैं वापस आ गई और आकर के सो गई, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और मुझे रात को जागने की बहरहाल कोई आदत नहीं थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि मैं रात को जगराता काटती। अगले दिन सुबह मैं उठी और मैं अपने मामूल के मुताबिक अपने कामों में मशगूल हो गई। मुझे सिर्फ़ ये था कि दिन किसी न किसी तरीके से गुज़र जाए और रात हो जाए और मैं रात में फिर एक दफ़ा जा कर के देखूँगी कि अब वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है। कहीं उन लोगों ने इस सुराख को बंद तो नहीं कर दिया है, और अगर उन्होंने इस सुराख को बंद नहीं किया है तो फिर क्या वाक़ई ही दूसरी तरफ वॉशरूम है? क्योंकि कल रात को मैं ये चीज़ें तफ़सील से नोट नहीं कर सकी थी, लेकिन अब मैं इस चीज़ को तफ़सील से नोट करना चाहती थी। इसलिए मैं अब इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही अब अम्मी-अब्बू सो जाएँगे, एक दफ़ा मैं फिर जाके इस सारी चीज़ का जायज़ा लूँगी और अब की बार कोशिश करूँगी कि मैं दूसरी तरफ का जो मंज़र है उसको अच्छे तरीके से देख सकूँ। मैं एक दफ़ा फिर जो है उसी वॉशरूम में थी, अम्मी-अब्बू सो चुके थे और मैंने उस सुराख के साथ अपनी आँख लगा रखी थी। अगरचे बिल्कुल छोटा-सा सुराख था, दूसरी तरफ का साफ़ दिखाई नहीं देता था, लेकिन इतना मैंने जान लिया था कि दूसरी तरफ भी बिल्कुल वॉशरूम ही है। और ये सुराख जो है वॉशरूम में कहाँ पर बना हुआ है कि जहाँ पर बिल्कुल जो है वो इंसान पेशाब करने की गर्ज़ से बैठता है, ये वॉशरूम का जो सुराख था ये बिल्कुल उसी जगह पर बना हुआ था कि जहाँ से इंसान का जिस्म जो है वो दिखाई दे सकता था। इस बात को लेकर के मैं तो हैरान हो गई कि ये तो बिल्कुल सुराख ऐसी जगह पर है कि जहाँ इंसान पेशाब करने के लिए बैठ रहा है, बिल्कुल वो जगह दिखाई दे रही है।
मैंने इस अपनी आँख को इधर से उधर घुमा कर के थोड़ा बहुत इधर-उधर का मंज़र देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो मंज़र दिखाई नहीं दिया। लेकिन बहरहाल ये एक जगह थी कि जहाँ से इंसान पेशाब करने के लिए बैठता था। आपको ये भी बता दूँ कि ये जो वॉशरूम थे, ये दूसरी तरफ के बने हुए थे, जैसे कि हम खुद पाँव के बल बैठ कर के पेशाब करते हैं, वो ये अंग्रेज़ी टाइप के नहीं थे कि जिस पे आप आराम से बैठ के अखबार भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए हमारा वॉशरूम भी ऐसा था, तो उनका वॉशरूम भी ऐसा ही रहा होगा। और दोनों वॉशरूम जो है, अब उनमें ये था कि ये सुराख जो है वो वहाँ खुल रहा था कि जहाँ पर उनका वॉशरूम का जो बेसन लगा हुआ था, जो वॉशरूम में सीट लगी हुई थी, वहाँ पर वो सीट जो है वो मैं देख सकती थी। सुराख छोटा होने की वजह से अगरचे वो सीट जो थी इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आती थी, बहुत ही थोड़ा बहुत नज़र आता था, लेकिन ये थोड़ा बहुत भी बहुत था। मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब क्या था कि अपने आप को उन पर शो कर देना। इसलिए मैं अपने आप को उन पर शो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा जो है वो रिस्क नहीं लेती थी। अब मैंने उसी सुराख से आँख लगा कर के गुज़ारा करना मुनासिब समझा, और फिर इसी तरीके से मेरी अब रोज़ाना की रूटीन बन गई कि मैं रोज़ाना ही अम्मी अब्बू के सोने के बाद ऊपर चली जाती। वॉशरूम की लाइट मैं अपनी तो जलाती नहीं थी, और मैं वहाँ से आँख लगा कर के सुराख के ज़रिए से दूसरे सुराख में देखने की कोशिश करती। अब मैं जब जाती थी तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वॉशरूम में भी कोई आए या उस वक़्त वॉशरूम की किसी को हाजत महसूस हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि उन दोनों लड़कियों में से कोई ना कोई रात में उठ कर के पेशाब करने की गर्ज से आ ही जाती थी। कभी कोई ऐसी आती थी कि जिसको छोटा पेशाब करना होता था, और कोई ऐसी आती थी कि जिसे बड़ा पेशाब करना होता था। उस छोटे से सुराख की मदद से मैंने उन लड़कियों को तकरीबन देख ही लिया था, और उनको अच्छी तरीके से मैंने जो है पहचान भी लिया था, और मुझे उनकी शक्ल सूरत भी जो है वो ज़हन में बैठ गई थी। प्रोफ़ेसर जो था वो नहीं आता था, बहुत कम जो है वो इस वॉशरूम को यूज़ करता था। शायद वो दिन में कभी इस्तेमाल करता होगा, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन रात में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बेटियाँ ही आती थीं। वो खुसर-पुसर की आवाज़ का राज़ मुझे अब पता चल चुका था, क्योंकि वो दोनों बहनें जब भी पेशाब करने के लिए आती थीं, वो वॉशरूम में इकट्ठे ही आती थीं। वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं करती थीं, और इसी तरीके से बैठ कर के पेशाब वगैरह करके चली जाती थीं। मुझे इस बात का अजीब लगता था कि यार, ये देखो कैसी बदतमीज़ लड़कियाँ हैं कि इनको इतना नहीं है कि वो दोनों एक तो इकट्ठी एक साथ आ रही हैं, और दूसरा ये है कि वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं कर रही हैं। अगर अचानक ऊपर से इनका बाप आ जाए और वो इनको इस हालत में देख ले, तो ज़ाहिर बात है वो क्या कहेगा, इनको डाँटेगा या मारेगा, यही कुछ करेगा। लिहाजा इन बातों को लेकर के मैंने दिल ही दिल में उन दोनों लड़कियों के लिए बड़ी ही अजीब फीलिंग महसूस की, और मुझे ऐसा लगा कि उन दोनों लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह दिन गुज़रते रहे, और अब ये मेरा शुगल बन चुका था, मेरा रोज़ का मशगला था कि मैं अब रोज़ाना ऊपर वॉशरूम में चली जाती, और अपने वॉशरूम के उस सुराख से आँख लगा कर के मैं दूसरी तरफ देखती रहती। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो दोनों लड़कियाँ थीं वो दिखने में बहुत प्यारी थीं, और सगी बहनें होने के नाते उनकी शक्ल और सूरत में काफ़ी मुशाबहत थी। दोनों में से एक से बढ़कर एक थी, दोनों ही जवान थी। उनकी उम्रों का अंदाज़ा मुझे नहीं था, ना ही मैंने उनकी उम्रों के बारे में जो है वो कभी किसी से पूछा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो लड़कियां 16 से लेके 20-22 साल के दरमियान में अपनी उम्र की रही होंगी। मुझसे छोटी ही मालूम होती थी, दोनों ही लड़कियां मुझसे छोटी थीं, लेकिन उनकी उम्र का एग्जैक्ट अंदाज़ा जो है वो मैं नहीं लगा सकती थी। उनमें से एक लड़की का नाम सबा था, और दूसरी का नाम मैमूना था। मैमूना बड़ी लगती थी और सबा जो है वो छोटी लगती थी, लेकिन मुझे अभी तक उनके बारे में यही मालूमात जो है वो मिल सकी थी। तकरीबन 1 हफ़्ता गुज़र चुका था, और मुझे इस किस्म की छोटी-छोटी जासूसियाँ करते हुए 1 हफ़्ते के बाद मैं जो है एक दफ़ा जब उस वॉशरूम में गई, तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने मुझे हिला कर रख दिया। ये समझ लीजिए कि इस कहानी की तब्दीली का मोड़ था। मैंने देखा कि उस रोज़ पेशाब करने के लिए मैमूना आई, जो कि बड़ी लड़की थी, और वो आकर के पेशाब करने वाली सीट पर बैठ गई और पेशाब करने लगी। पेशाब करके मैमूना उठी तो मुझे एक पाँव से महसूस हुए। ये पाँव किसी भी तरह जो हैं ये
सबा के नहीं हो सकते थे और मैमूना के साथ जो पाँव थे वो मुझे कुछ मर्दाना मालूम हो रहे थे। पाँव में चप्पल भी नहीं थी और ऐसा लगता था कि उसके पाँव जो हैं वो नंगे होने के साथ-साथ उसके टखने भी नंगे थे। उसकी टाँगें भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे टाँगें भी काफ़ी हद तक जो है वो नंगी ही महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई है, लेकिन कोई है तो जो भी है वो मर्द है और औरत नहीं है। और मैमूना के साथ तो हमेशा उसकी बहन आती थी, लेकिन आज उसकी बहन नहीं थी। फिर मुझे कुछ आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। मैं सुनना चाहती थी कि कैसी आवाज़ें हैं। मैमूना और उस शख्स ने उस वॉशरूम में तकरीबन काफ़ी वक्त गुजारा, लेकिन सीट पर अब मैं जितना देख सकती थी उससे तो मुझे कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इसी वॉशरूम में एक नहीं दो लोग हैं, एक मर्द है, एक औरत है, यानी एक मैमूना है और एक मैमूना के साथ कोई और शख्स है, और फिर उन्होंने काफ़ी सारा वक्त जो है वो इसी वॉशरूम में गुजारा है। कभी कभार जब बिल्कुल आंखों के सामने कोई मंज़र आता तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो दोनों ही मौजूद हैं और दोनों क्या कर रहे हैं या उन दोनों के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, या वो इतना देर जो है इस वॉशरूम में खड़े क्यों हैं या इस वॉशरूम में क्या हो रहा है, इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। लिहाजा मैं नाकाम होकर के आखिरकार वापस आ गई। अगले दिन मैं दोबारा गई तो फिर मैंने मैमूना को और फिर उसी शख्स को महसूस किया और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे अब तो ये इनकी रोज़ की रूटीन बन चुकी है। फिर तकरीबन हर रोज़ ही यही काम होने लगा। 3-4 दिन के बाद मैंने देखा कि मैमूना की जगह सबा ने ले ली और आने वाली लड़की सबा थी, लेकिन वॉशरूम में जो है वो अब सबा थी जो कि पेशाब करने की घर से आती थी, लेकिन उसके साथ जो शख्स था उसको मैं अभी तक देख नहीं पाई थी। हाँ, मैंने पैर देखे थे, मैंने कुछ घुटने वगैरह इस किस्म की चीज़ें देखी थी, लेकिन उस शख्स की शक्ल सूरत जो है उसको मैं नहीं देख पाई थी और ना ही वो इस सुराख के ज़रिए अब तक से मेरे सामने आया था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इस बात को अब जानने के लिए बेताब थी। मैंने 1-2 दफ़ा सोचा कि मुझे सुराख को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, लेकिन अब मैं सुराख को अगर बड़ा करती तो फिर ये हो सकता था कि मैं पकड़ी जाती और उन लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता। लिहाजा ये जासूसी अब इतने से सुराख से तो नहीं हो सकती थी और मैं इस सुराख को बड़ा भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा मैंने इसकी कोई तीसरी शक्ल सोचनी शुरू कर दी, कोई एक ऐसा हल, कोई एक ऐसा तरीका कि जिसके साथ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उनको अभी तक तो ये सुराख नज़र में नहीं आया था क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा सुराख था और मैं ख़ुद इस सुराख से बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ देख पाती थी। लेकिन अगर मैं इस सुराख को थोड़ा बड़ा करती तो ज़ाहिर बात है कि ये सुराख जो है वो इतना बड़ा हो जाता कि मैं आसानी से उनकी नज़रों में आ सकती थी। एक बात तो मुझे पक्की पता थी कि इनके घर में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि दिन में मैं अक्सर इनके घर पे नज़र रखती थी तो मुझे पता लगता था कि यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर और उसकी दोनों बेटियों के अलावा और कोई नहीं रहता और इनके घर में कुछ ज़्यादा आमदोरफ्त भी नहीं है। एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में एक सोच मेरे जहन में गई कि क्या ये प्रोफेसर खुद होता है और उसकी दोनों बेटियां मैमूना और सबा होती हैं। अगर ये प्रोफेसर खुद होता है और उसकी दोनों बेटियां मैमूना और सबा होती हैं तो उसको अपनी बेटियों के साथ वॉशरूम में ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? उसकी बेटियां वॉशरूम में पेशाब करने के लिए आती हैं तो वो उनके पीछे क्यों चला आता है? कभी मैमूना होती है तो कभी सबा होती है, वो मैमूना और सबा के पास वॉशरूम में क्यों चला आता है? फिर ये है कि वो वॉशरूम में अगर अपनी बेटियों के पास आ भी जाता है तो ठीक है, बेटियां पेशाब वगैरह करने के बाद अपने अपने कमरे का रुख करें, अपने अपने जगह पे चली जाएं, लेकिन यहाँ पर तो वॉशरूम में काफ़ी देर तक 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटे तक जो है वो लोग रहते थे और कभी मैमूना होती थी और कभी सबा होती थी। इस बात के पीछे राज क्या था ये बात मुझे पता नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने बहुत जल्द इस बात का तैयार कर लिया था कि मैं इस राज को पता करके रहूँगी और मुझे पता करना था कि ये दूसरे घर में और दूसरे वॉशरूम में चल क्या रहा है। इन बातों को सोच करके मैं जो है अब मन ही मन में मेरा ज़हन एक और तरफ जा रहा था
और ये सोच जो है ये इंतहाई गलत थी। मैं बाप और बेटियों को लेकर के ऐसी सोच नहीं सोच सकती थी। मेरी खुद की अपनी फैमिली थी, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैंने कभी 23 साल की मेरी उम्र हो चुकी थी और मैंने कभी पूरी 23 साल की अपनी इस उम्र में कुछ ऐसा सोचा नहीं था अपने बाप को लेकर के, या बाप ने भी मेरे बारे में शायद नहीं सोचा होगा। हम लोग एक फैमिली की तरफ ही थे और बाप और बेटी का रिश्ता जो था हम इसको बड़ा तकद्दस देते थे और बड़ा मुकद्दस रिश्ता समझा जाता था। इसलिए ये बातें अब जो हैं ये समझ से बिल्कुल बाहर थीं। और फिर एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में मुझे एक बात आई कि यार ये भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर एक अब उम्र वाला आदमी है, उसकी उम्र 50-60 साल है, ये उसकी दोनों बेटियां हैं, इनको उसने अपनी गोद में पाल पोस करके बड़ा किया है, दोनों बेटियां जवान हो गई हैं। तो क्या हुआ, बाप तो बाप होता है, लेकिन फिर भी पर्दा तो एक चीज़ है ना, पर्दा तो करना चाहिए था ना। अब ये लड़कियां पर्दा क्यों नहीं करती अपने बाप से? बाप के सामने ही फिर सीधी सी बात है हगने बैठ जाती हैं, बाप के सामने ही जो है वो पेशाब कर लेती हैं। बाप को इतनी शर्म नहीं आती कि उसकी बेटियां उसके सामने पेशाब करती फिर रही हैं उसके सामने वॉशरूम में, और वो यहाँ पर आकर के बजाय इनको डांटने के, मना करने के या इनसे कुछ बातचीत करने के, यहाँ पर आधा आधा घंटा जो है वो इनके साथ गुजार रहा है। इस बात को लेकर के मुझे गुस्सा था कि ऐसा वो क्यों करता है। लेकिन बहरहाल जो भी था मुझे इसका पता लगाना था और ये क्या चल रहा था मुझे इस बात का भी पता लगाना था। इन तमाम बातों को लेकर के मैं ज़हनी तौर पर ये फ़ैसला कर चुकी थी कि मैं बहुत जल्द इस बात का पता लगाऊंगी। सुराख को बड़ा तो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था और मैं पकड़ी जाना नहीं चाहती थी। दूसरा ये है कि इन लोगों के साथ मैं तल्लक भी नहीं बना सकती थी क्योंकि हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुरू में इनके साथ तल्लक रखने की, इनके साथ वास्ता बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ कुछ ऐसा सलूक किया था कि हम लोग दोबारा इनके घर की तरफ रुख ना करें। यानी उन्हें ज़्यादातर हम लोगों का आना जाना पसंद नहीं आया था और उन्होंने हमसे सीधे मुँह बात करना भी पसंद नहीं की थी। सबा और मैमूना दोनों ज़्यादातर घर में ही रहती थीं और ज़्यादातर जो है प्रोफेसर ही घर से बाहर रहता था। मैं तो इस बात पर भी हैरान थी कि ये दोनों लड़कियां बहुत कम घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन रात में तो इनकी ईद होती है। जब भी ये वाशरूम में के लिए आती हैं और वाशरूम को इस्तेमाल करती हैं तो उस वक़्त ये आधा आधा घंटा वाशरूम में घुसी रहती हैं। कभी ये दोनों बहनें इकट्ठी आ जाती हैं, कभी बाप और बेटी इकट्ठे आ जाते हैं, कभी एक बेटी आती है तो कभी दूसरी बेटी आती है। इन तमाम बातों को लेकर के मेरे मन में तरह तरह के इस ख्यालात आ रहे थे। मैं अपनी इस बात को लेकर के परेशान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल मैंने इस राज का पर्दाफाश करना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस राज का पर्दा कैसे फाश करूं। फिर एक ख्याल जो है वो मेरे मन में आ गया। इन दोनों घरों का जो छत था, जी हाँ, इन दोनों घरों का जो छत था वो भी बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इन दोनों घरों का छत जो था वो साथ साथ जुड़ा हुआ था। अगर जिस दोनों छतों पर एक छोटी सी बाउंड्री थी जो कि लगाई गई थी, जो कि 3-3.5 फुट ऊंची रही होगी, तो अब इन बाउंड्रियों को क्रॉस करना जो है ये कोई मसला नहीं था। डबल मंजिल ये दोनों मकान बने हुए थे, एक ही नक्शे की जैसे बने हुए थे और दोनों का छत भी साथ साथ जुड़ा हुआ था। लिहाजा मैंने इस बात को सोच लिया था कि अगर मैं कल रात वाशरूम में आने की बजाय छत के ज़रिए से इनके छत पर चली जाऊं, अपने छत के ज़रिए से फलांग कर इनके छत पर चली जाऊं और फिर वहाँ से जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं वहाँ से नीचे चली जाऊं, तो बाकी सारे मकान का नक्शा वैसा ही है जैसा कि बिल्कुल हमारे अपने मकान का नक्शा है। इसलिए मुझे वहाँ पर छुपने में या फिर इन लोगों को देखने में या इन लोगों की बातचीत सुनने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। ये बात बड़ी रिस्क वाली थी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब इंसान के दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है तो फिर वो इन छोटे छोटी बातों को नहीं देखता। लिहाजा मैंने ये रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया था और फिर मैंने इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं इन लोगों के इस राज का पर्दाफाश करके रहूँगी। मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी वाला मोबाइल था जिसके ज़रिए से मैं इनकी वीडियो भी बना सकती थी और मैं उसको अंधेरे में भी अगर उसकी वीडियो बनाऊं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता था। इसलिए मुझे उसकी फ्लैश लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी और मैं जो है वो इनके बातें भी सुन सकती थी और इनका पर्दा भी फाश कर सकती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था, पहले ये तो पता चले कि वो बातें हैं क्या
और वो पर्दा है क्या जिसे मैंने फॉश करना है। अगर जस्ट ये बेटियां पेशाब करने के लिए जाती थी और बाप उनके पीछे आ जाता था, तो वो बाप और बेटियां थी और उनके दरमियान हो सकता है कि ऐसा चलता होगा या फिर ऐसी बात उनके दरमियान होती होगी, लेकिन बहरहाल ये भी बुरा था। लेकिन इस बात को कोई इशू नहीं बनाया जा सकता था। इशू तो तब बन सकता था कि मेरे जहन में आने वाले जो दीगर ख्यालात थे, अगर उनमें से कोई बात होती तो ये इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू बन सकता था। लिहाजा इस बात को लेकर के मैंने अगली रात का इंतज़ार शुरू कर दिया। मैं अगली रात छत पर जा कर के उनके छत पर जाना चाहती थी अपने छत के ज़रिए से, और फिर वो सीढ़ियाँ नीचे उतर करके उनके सेकंड फ्लोर पर जा कर के उनके करतूत देखना चाहती थी। मुझे घर के बारे में कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि नक्शा सेम था। अपना घर मुझे जो है वो एक-एक जगह याद थी और मुझे बिल्कुल पता था कि हमारे घर में कौन-सी जगह कहाँ पे बनी हुई है। मैंने इस बात को लेकर के उनकी तरफ जा कर के इस जासूसी को करने का फ़ैसला कर लिया और मैं इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और ये एक मकान का छत था जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद थी। मैंने एक ट्राउज़र के ऊपर टी-शर्ट पहन रखी थी ताकि मैं आसानी के साथ दीवार फलांग सकूं और आसानी के साथ दूसरी तरफ जा सकूं। वैसे तो ये काम शलवार कमीज़ में भी हो जाता था, लेकिन मैंने ट्राउज़र को पहनना मुनासिब समझा था। इस ट्राउज़र के ऊपर मैंने एक टी-शर्ट पहन ली थी और मौसम भी ऐसा था कि इस ट्राउज़र और टी-शर्ट के बावजूद सर्दी गर्मी का एहसास नहीं था। दरमियाना सा मौसम था, ना ही ज़्यादा सर्दी थी और ना ही ज़्यादा गर्मी थी। मैं उस छत पर आ चुकी थी जो कि प्रोफेसर के घर को नीचे की तरफ उतरता था, यानी उनकी पौड़ियों से मैं यहाँ से नीचे उतर कर के अब आज रात वो मंज़र देखने वाली थी कि जिस मंज़र ने मुझे परेशान कर रखा था। यानी कि उस वाशरूम में चल क्या रहा था और उस वाशरूम में कौन सी ऐसी प्लानिंग थी जो कि आधे-आधे घंटे बैठ कर के होती रहती थी। ये वो बातें थीं जो कि मुझे उलझा रही थीं, क्योंकि ये साथ वाले घर का नक्शा बिल्कुल मेरे अपने घर के जैसा बना हुआ था। इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी और मैं बिला झिझक दूसरे छत पर कूद करके सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर आई थी और मैंने वहाँ पर आकर के बाकायदा से एक जगह अपने लिए मख़सूस कर ली थी कि अगर मैं वहाँ पर छुपती तो मुझे कोई आसानी से देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी की नज़रों में आने वाली नहीं थी और मैं एक जगह पर छुपी हुई थी। मैं सिर्फ़ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कब ये लोग वॉशरूम की तरफ जाएंगे, वॉशरूम का रुख करेंगे और मुझे जो है अपने सवाल का जवाब मिलेगा। लिहाजा मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर दुबकी बैठी रही। ये एक वॉशिंग मशीन थी जिसके पीछे मैं जो है चुपचाप बैठी हुई थी और अंधेरा इस कदर ज़्यादा था कि मैं यहाँ से आसानी से दिखाई नहीं दे सकती थी। वैसे भी यहाँ का बल्ब जल नहीं रहा था बल्कि बंद था और सिर्फ़ 2 ही कमरों के बल्ब जल रहे थे और दोनों कमरों में से किसी भी कमरे में प्रोफेसर और उसकी बेटियाँ मौजूद हो सकती थीं। लिहाजा मैं अब दुबकी बैठी थी और इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि प्रोफेसर या उसकी बेटियों में से अगर कोई वॉशरूम की तरफ जाए तो मैं उसका पीछा करूं। इतने में मैंने प्रोफेसर की बड़ी बेटी को देखा तो वो वॉशरूम की तरफ ही बढ़ रही थी। वो अकेली थी और उसके पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं इनकी रूटीन से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, मुझे पता था कि जब ये वॉशरूम में चली जाएगी तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई वॉशरूम में पीछे ज़रूर जाएगा। लिहाजा मैं इस बात का इंतज़ार करने लगी और तकरीबन मेरी बात जो है वो ठीक 5 मिनट के बाद सच्ची साबित हुई। 5 मिनट गुज़र जाने के बाद मैंने प्रोफेसर को भी उसी वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए देखा। मसला ये था कि प्रोफेसर की छोटी बेटी अभी वॉशरूम की तरफ नहीं गई थी और सिर्फ़ मैमूना ही थी जो कि वॉशरूम की तरफ गई थी। मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि मैं अब उठ करके इनके पीछे चल पड़ूं और वॉशरूम के पास जाकर के खड़ी हो जाऊं या वॉशरूम को देखने की कोशिश करूं, लेकिन मैं इस बात का रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि अगर मेरे पीछे सबा आ गई तो ज़री बात है कि मैं पकड़ी जाऊंगी। लिहाजा मैं इस चीज़ का इंतज़ार करने लगी कि सबा भी
अपने कमरे से निकलेगी और वॉशरूम की तरफ बढ़ेगी, लेकिन मेरा ये इंतज़ार जो है काफ़ी तवील तर होता चला गया। आधे घंटे से ज़्यादा गुज़र गया, लेकिन सबा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और मैं अपनी जगह पर बैठी की बैठी रह गई। आधा घंटा गुज़र जाने के बाद मैंने मैमूना को और प्रोफ़ेसर को दोनों को ही वापस आते हुए देखा। मैमूना अपने कमरे में चली गई, जिसमें शायद वो सबा के साथ सोती थी, और प्रोफ़ेसर अपने कमरे में दाखिल हो गया। जो दोनों कमरों की लाइट चल रही थी, अब वो समझ में आ गया था कि इनमें से एक कमरा जो है वो ख़ुद प्रोफ़ेसर की अपनी ज़ात के लिए मख़सूस है, जहाँ पर प्रोफ़ेसर ख़ुद अकेला सोता है या फिर अकेला रहता है, जबकि दूसरा कमरा उसकी दोनों बेटियों के लिए मख़सूस था, जहाँ पर वो रहती थीं। शायद वो दोनों इकट्ठे ही रहती थीं और एक ही कमरे में सोती थीं। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ पर कोई किसी किस्म की हलचल महसूस नहीं हुई और बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल खामोशी सी छा गई है और कोई भी ऐसा काम नहीं था जो कि अब हो रहा था, और दोनों कमरों की लाइट भी बंद हो गई थी। मैं पंजाबी की एक मिसाल जो है वो अपने लिए यहाँ पर दूँगी, नाती धोती रह गई ते मुँह ते मक्खी बह गई। जी हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, और मैं जहाँ से आई थी वैसे ही चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर वापस छत पर आई और फिर दीवार को लांघ कर अपनी छत पर आकर अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर आई। मेरा सारा प्लान दरे का दरा रह गया था और मैं प्रोफ़ेसर या उसकी बेटियों के बारे में कुछ भी जान नहीं सकी थी। अब उनके घर में जब मैं होकर के आ गई थी, तो मेरे लिए एक और बात भी थी जो कि सामने मुसीबत का बायस बन गई थी। वो ये थी कि दरवाज़ा जो वॉशरूम का था वो तो ये लोग बंद ही नहीं करते थे। दरवाज़ा खुला रहता था और लाइट जली रहती थी। ऐसे में मैं अगर वॉशरूम की तरफ देखूंगी तो ज़ाहिर बात है कि मैं किसी जगह सही तरीके से अपने आप को छुपा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वॉशरूम बना ही एक ऐसी जगह पर था कि जहाँ पर कोई बंदा छुप नहीं सकता था। अगर वॉशरूम के सामने देखना है और वॉशरूम की तरफ देखना है और ऐसा देखना है कि वॉशरूम में क्या हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं वॉशरूम में खुद दाखिल होकर सारा मंज़र देख सकती थी, और जब तक मैं वॉशरूम के बाहर रहती मुझे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर देखने के लिए सामने आती तो मुझे मेरी जो है मुसीबत आती हुई नज़र आ रही थी, यानी कि मैं वहाँ पर फंस भी सकती थी, प्रोफ़ेसर की नज़रों में भी आ सकती थी, और मैमूना या सबा दोनों में से जो भी होती उसकी नज़र में भी आ सकती थी। लिहाजा अब क्या किया जा सकता था, ये अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जो है वो इनको देखूंगी। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है जो मेरे ज़हन में आई, देखने से ज़्यादा सुनने में भी तो पता चल सकता है। यहाँ पर तो दीवार के पार का सुनाई नहीं देता था। मुझे उनकी सरगोशियों की, उनकी बातें करने की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लेकिन अगर वहाँ पर मैं छुपी रहूँगी, कोई ऐसी जगह तलाश करूँगी कि जहाँ पर मैं छुप जाऊँ और इनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करूँ, तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होने की वजह से उनकी जो भी आवाज़ें होंगी, जो बातचीत होगी, वो अंदर से बाहर मेरे कानों तक आसानी से आएगी। लिहाजा इस बात को सोच कर के मैंने अपने दिल में थोड़ा-सा इत्मीनान लिया कि भई देखने से क्या मतलब है या फिर देखकर क्या करना है, जो भी है वो सुनकर भी तो पता चलाया जा सकता है, और मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार थी। वो दिन जैसे-तैसे गुज़र गया, फिर रात के आने का इंतज़ार हुआ और रात आ गई, और जैसे ही रात आधी से ज़्यादा बीत गई और मुझे उनके क्योंकि टाइम टेबल का अब सही तरीके से पता चल चुका था, तो मैंने दूसरे छत पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं थोड़ी ही देर में दूसरे छत पर कूद गई, और मैं इस तरीके से कूदी थी कि किसी को भी मेरे कूदने का एहसास नहीं हुआ था। वैसे भी मैं ऐसे कामों में काफ़ी महारत रखती थी। मैं जब कभी गाँव जाया करती थी अपनी नानी के यहाँ, तो वहाँ पर भी मुझे छत वगैरह फलांगने की ख़ास प्रैक्टिस थी, सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रैक्टिस थी, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि मैं करती रहती थी। हत्ता कि मैं दरख्तों पर चढ़ जाती थी, और 2-3 मंजिल मकान होता था तो शेडों से लटक-लटक के उस पे भी चढ़ जाती थी। इन चीज़ों की मुझे गाँव के हवाले से बड़ी ट्रेनिंग थी, इसलिए मुझे खदशा नहीं था कि मैं पकड़ी जाऊँगी। खैर, मैं जब उस छत पर कूदी थी तो थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल खामोशी से बैठ गई थी, और मैंने अपने आप को एक बड़ी पानी की टैंकी के पीछे कर लिया था कि शायद अगर किसी को थोड़ा-सा एहसास भी हो और वो मेरी तरफ बढ़े तो मुझे इसका
जो है अंदाज़ा वक़्त से पहले हो जाए, लेकिन तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह बैठे रहने के बावजूद भी जब मैंने देखा कि छत की तरफ किसी के भी कदमों की आहट सुनाई नहीं दी और ना ही कोई छत पर आया है, तो मैंने छत से सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरने का फिर फ़ैसला कर लिया। अब मैं छत से सीढ़ियों के ज़रिए बहुत आराम से एहतियात से नीचे उतरी और फिर जाकर अपनी कल वाली जगह पर ही, यानी उसी वॉशिंग मशीन के पीछे छुप कर के बैठ गई। 1:30 से ऊपर टाइम हो चुका था और यही ऑलमोस्ट इनका टाइम था यहाँ पे रोज़ाना का। ये यही कुछ इसी टाइम पे रोज़ाना जो भी करते थे और करते क्या थे इसकी मुझे अभी तक समझ में नहीं आई थी। बाप बेटियों को लेकर के मैं मनफ़ी सोच सकती थी, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आता था कि बहरहाल वो इनका बाप है, मैं क्यों ऐसा जो है अपने ज़हन में गंद सोच रही हूँ, या मुझे ऐसी सोचने पर भी शर्म आनी चाहिए। मेरा अपना भी बाप था, माँ थी, और मैं जो है वो बहरहाल कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ बाप और बेटी के दरमियान होगा। लेकिन फिर भी जो कुछ भी था वो कुछ अजीब था, कुछ अजूबा था, कोई ऐसा था कि जिसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी। और ये भी हो सकता है कि मनफ़ी सोच ही मेरी सच निकल आए और कल को पता लगे जी कि बाप और बेटियां ही जो है वो आपस में तलाक़ात बनाए हुए हैं। बस मैं कोई अभी भी कुछ भी जो है ना यकीन से नहीं कह सकती थी। मुझे बस यही कुछ सोचना था कि मुझे जो भी करना है, जैसा भी करना है, मुझे जो है वो इस राज पर से पर्दाफाश करना है और इस राज का पता चलाना है कि ये आखिर इस साथ वाले घर में चल क्या रहा है। मेरे अम्मी अब्बू का तो ये आलम था कि वो तो अपने घर में घोड़े बेचकर सोते थे, और मैं जो है अब क्योंकि इस काम में पड़ चुकी थी इसलिए मेरी आंखों से तो नींद उड़ चुकी थी। मेरा तो अब उठने और सोने का कोई टाइम नहीं रहा था। इसकी वजह से माँ थोड़ी परेशान भी थी और वो मुझसे सवाल भी करती थी, लेकिन मैं उसे यही जवाब देती थी कि बस ऐसे ही आजकल रात को नींद नहीं आती, या फिर मुझे जो है वो रात में पेशाब के लिए 1-2 बार उठना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा नींद नहीं आती। इस किस्म के बहाने बना करके मैं अपना जो जान थी वो माँ से छुड़ा लेती थी और इसी तरीके से अपना वक़्त गुजार रही थी। वॉशिंग मशीन के पीछे बैठे हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम हो चुका था और ऐसा महसूस हो रहा था कि आज इनका कोई इरादा नहीं है वॉशरूम जाने का, या फिर इनका कोई ऐसा जो सिस्टम है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मेरी उम्मीदों पर जो है वो यानी कि ओस फिर गई, और वो ओस ये फिरी कि मैं तो ये सोच रही थी कि आज ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरी उम्मीद जो है इस पे ओस फिर गई और सबा जो है उसको मैंने निकलते हुए देखा। वो जो है वो अपने कमरे से निकली थी, उसने सलवार कमीज़ पहन रखी थी, तकरीबन स्लेटी रंग की सलवार कमीज़ थी, जो कि इस अंधेरे में मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि इसने स्लेटी रंग की सलवार कमीज़ पहन रखी है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन बढ़ने से पहले उसने प्रोफेसर के दरवाजे पर 3 बार हल्के से दस्तक दी थी। दस्तक की जवाब में कोई जवाब नहीं आया था और ना ही प्रोफेसर ने उठ कर के दरवाज़ा खोला था। उल्टा सबा जो थी वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। सबा के वॉशरूम चले जाने के बाद अब मैं इस बात के लिए इंतज़ार कर रही थी कि अब देखते हैं कि सबा के पीछे कौन जाता है। मैं इस चीज़ का ख्याल कर रही थी कि 3 बार दस्तक जो है वो प्रोफेसर के दरवाजे पर दी गई है और अब प्रोफेसर उठा के उठा, अब जाएगा, लेकिन ये क्या तकरीबन 10 मिनट गुजरने को थे, लेकिन अभी तक प्रोफेसर ने उठ करके दरवाज़ा नहीं खोला था और ना ही प्रोफेसर जो है वो सबा के पीछे गया था। सबा भी वॉशरूम जा चुकी थी और 10 मिनट गुजर चुके थे, अभी तक वो वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। मैं तो अब इस बात को लेकर के थोड़ा तंग पड़ने लगी थी कि यार ये क्या ड्रामा है जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इनके दरमियान क्या चल रहा है, और ये बात जो है ये पुरअसरार होती चली जा रही है। ये तो किसी सस्पेंस या जासूसी कहानी का हिस्सा मालूम होता है, और लेकिन मैं इस राज से पर्दाफाश करने के लिए बहरहाल पूरी तरह से तैयार थी। 10 मिनट से कुछ ऊपर का टाइम हुआ और मैंने फिर मैमूना को देखा कि वो अपने कमरे से निकली और वो भी जा कर के प्रोफेसर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने 3 बार दरवाजे पर अपने हाथ से दस्तक दिया और फिर वो भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मैमूना भी जा चुकी थी, सबा भी जा चुकी थी और अब मुझे प्रोफेसर का इंतज़ार था। मैं इस इंतज़ार में थी कि कब प्रोफेसर भी उस वॉशरूम की तरफ बढ़े तो मैं इनके पीछे जाऊं। मैं वॉशरूम में सामने नहीं हो सकती थी क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होता था और वॉशरूम की लाइट चल रही होती थी, इसलिए मैं सामने होकर के कुछ भी देख और सुन नहीं सकती थी। लेकिन ये राहदारी जिसमें मैं छुपी हुई थी, ये जहाँ पर जाकर के ख़त्म होती थी वहाँ से मुझे इनकी आवाज़ें हो सकता है कि बहुत वाज़ेह और साफ सुनाई दें, क्योंकि वहाँ से वॉशरूम कुछ ज़्यादा दूर नहीं था।
एक इस राहदारी के ख़त्म होने पर एक और राहदारी थी जो कि सीधे हाथ को मुड़ती थी। उसी राहदारी में आखिरी कोने में वॉशरूम था। अगर मैं उस राहदारी में सीधे हाथ को मुड़ के दाखिल हो जाती तो इन लोगों की नज़रों में आए बगैर ना रह सकती, क्योंकि वहाँ पर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और वॉशरूम से आवाज़ें सुनने के लिए मुझसे बस इस राहदारी के आखिरी सिरे तक जाना था और वहीं पर खड़े होकर के इनकी बातें सुननी थी और इनके कदमों की आवाज़ को नोट करके या फिर इनके आने से पहले ही वापस अपनी जगह पर आकर छुपना था, या फिर मुझे जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ कर के दोबारा से ऊपर आ जाना था। लेकिन सीढ़ियाँ मैं उसी वक्त चढ़कर ऊपर आ सकती थी जब ये लोग दोबारा से अपने कमरों में चले जाते, क्योंकि जिस राहदारी में मैं छुपती थी वहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जाने का रास्ता नहीं था। सीढ़ियाँ जो थीं उसी वॉशरूम वाली राहदारी के बिल्कुल सामने बनी हुई थी और वहाँ से ऊपर जाना था और वो मैं इनकी नज़रों में आए बगैर ऊपर नहीं जा सकती थी। जो कुछ भी था ये बड़ा अजीब था। मेरा दिल था कि तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल को और एहसासात को अपने काबू में रखा हुआ था। मैं इस बात को इतनी कामयाबी से इसलिए सरअंजाम दे रही थी कि शायद इससे पहले भी एक दफ़ा मैं अपने गांव में ऐसी हरकत कर चुकी थी। वहाँ पर हमने चौधरी के बेटे का राज फाश किया था, जिसने एक मुलाजमा को फंसा रखा था और सारा कुछ जो है वो इल्ज़ाम मुलाजमा पे लगा रहा था और मुलाजमा जो है वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। लेकिन हम चौधरी के बेटे को बेनकाब करना चाहते थे, लिहाजा मैंने अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के चौधरी के बेटे को सब लोगों के सामने बेनकाब किया था और पूरे प्रूफ के साथ चौधरी के सामने उसे ले जाकर के खड़ा कर दिया था। इस वजह से क्योंकि मैं पहले भी ऐसे काम कर चुकी थी तो मैं ज़्यादा डरी हुई नहीं थी, मेरे अंदर हौसला था और मुझे फिर ये भी था कि मैंने अगर कोई ऐसा वक्त आ भी गया कि इन लोगों को मेरे यहाँ पर होने का पता चल गया या इन लोगों के दिमाग में ऐसी बात आ गई कि मैं कौन हूँ या कहाँ से आई हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो इसका भी मैंने एक इंतज़ाम कर रखा था। और वो इंतज़ाम बड़ा अजीब था। मेरे पास एक टोपी थी जिसको मैं जल्दी से पहन लेती, उस पर सिर्फ मेरी आँखें ही दिखाई देती, क्योंकि मैंने पहले ही ब्लैक कलर का ट्राउज़र उसके ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी। अब ऊपर से ब्लैक टोपी पहन करके मैं इनको बाकायदा से एक चोर ही नज़र आती। बाकी मुझे अपनी जिस्मानी सेहत पर और अपनी फुर्ती पर इतना पता था कि दोनों लड़कियों को आसानी के साथ धक्का देकर मैं प्रोफेसर जो कि अच्छा खासा उम्र का था उससे भी आसानी के साथ मैं एक तरफ हटा करके वहाँ से भाग सकती थी और इससे पहले कि उन लोगों को कुछ समझ आए मैं आनन फानन में वहाँ से रफू चक्कर हो सकती थी। और फिर सबसे बड़ी बात है, साथ ही तो मेरा घर था। अगर मैं अपने घर पहुँच जाती तो फिर मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता था। मैं फटाफट से आके अपने कपड़े तब्दील कर लेती, जो कि मैं बेड पर ही छोड़ कर जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कुछ मसला हो गया तो फिर मैंने फटाफट से भागना पड़ेगा। और जैसे ही मैं भागकर अपने कमरे में पहुँचूँगी सबसे पहले अपने ये वाले कपड़े उतार करके दूसरे कपड़े पहनूंगी और अपने ये वाले जो कपड़े हैं इनकी छुपाने के लिए भी मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ रखी थी जहां पर अगर कोई मेरे घर आए भी तो वो इनको आसानी के साथ तलाश नहीं कर सकेगा। लिहाजा ऐसी चीज़ें मैंने पेशगी सोच रखी थी, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो मेरे लिए जो है वो कोई मुसीबत ना बने और मैं जो है आसानी के साथ अपने मामलात को जो है वो सरअंजाम दे सकूँ। अब जबकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि प्रोफेसर साहब अपने दरवाज़े से निकलेंगे और वाकई वही हुआ कि तकरीबन 5 मिनट बाद प्रोफेसर भी अपने दरवाज़े से निकला और बड़े तमतराक से चलता हुआ उस राहदारी की तरफ बढ़ा जिस राहदारी में वो वॉशरूम बना हुआ था। यानी मेरी वाली राहदारी से वो सीधे हाथ पे मुड़ करके वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। प्रोफेसर के चले जाने के बाद मैं अपनी जगह से दबे पाँव उठी और जा कर के बिल्कुल एंड पर राहदारी में खड़ी हो गई। अब मैं उनकी आवाज़ें जो है उनको सुनने की कोशिश कर रही थी और कभी कभी मैं एक आंख के ज़रिए से उनको देखने की कोशिश भी करती, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद बाहर कोई नहीं था, वो वॉशरूम के अंदर ही थे। कुछ आवाज़ें थीं जो कि उनकी आ रही थीं, लेकिन मुझे अभी भी उनकी आवाज़ें जो है वो वाज़े तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दरमियान कुछ बातें चल रही हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो आपस में बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन वाज़े तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। रात की खामोशी थी, सन्नाटा था और मुझे जो है उन आवाज़ों पर तवज्जो देनी थी। मेरे कान अच्छे खासे साफ़ थे और मैं अपने कानों की सफाई भी करती जाती थी, इसलिए मुझे बारीक से बारीक आवाज़ भी अच्छे तरीके से सुनाई देती थी। इसलिए मैंने अपनी पूरी तवज्जो को इन आवाज़ों पर मरकूज़ कर दिया। बस एक लफ्ज़ था जो कि मेरे
ज़हन में अटक कर रह गया था और मैंने वो लफ्ज़ जो है वो प्रोफ़ेसर के मुँह से सुना था। अब ये नहीं पता कि वो लफ्ज़ वो अपनी बेटी मैमूना के लिए अदा कर रहा था या अपनी बेटी सबा के लिए अदा कर रहा था, लेकिन वो लफ्ज़ बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में मैंने सुना था, क्योंकि उस लफ्ज़ को उसने ज़रा थोड़ा-सा तेज़ आवाज़ में या तेज़ लहजे में अदा किया था और वो लफ्ज़ जो था वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था और मैं जो है हर बात को अब समझ गई थी कि हो क्या रहा है। वो लफ्ज़ क्या था? घोड़ी बनो घोड़ी। जी हाँ, प्रोफ़ेसर ने अपनी बेटी को यही कहा था, घोड़ी बनो घोड़ी। अब तो मुझे साफ-साफ पता चल गया था कि यहाँ पर तो खेल ही कुछ और चल रहा है भाई। लड़कियाँ घोड़ी बनती हैं और प्रोफ़ेसर साहब घोड़ा बन जाते हैं और फिर इन लड़कियों के साथ क्या मामलात हो रहे होंगे या फिर वॉशरूम में क्या चक्कर चल रहा है, ये तो अब मुझे सारी बात जो है वो समझ में आ रही थी। लेकिन सवाल ये था कि अब भी वही काम जो था वो मेरे साथ हो रहा था कि मैं वाज़े तौर पे ना देख पा रही थी, ना सुन पा रही थी। देखने का तो सवाल ही खैर पैदा नहीं होता था और सुनने की जहाँ तक बातें थी तो मुझे इस बात के अलावा कोई और बात वाज़े तौर पर सुनाई नहीं देती और फिर तकरीबन इसी तरीके से आधा घंटा गुज़र गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अब वो लोग वॉशरूम से बाहर निकलने वाले हैं। मैं फटाफट से उस राहदारी से भागती हुई आकर के उसी वॉशिंग मशीन के पीछे जो है वो एक दफ़ा फिर दुबक कर बैठ गई और वॉशिंग मशीन के पीछे मैं छुप गई। मैंने देखा कि सबसे पहले प्रोफ़ेसर जो है वो आया। प्रोफ़ेसर की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। वो ऐसे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दूर से भाग कर आया हो, हाँफ रहा था और उसके सांस चढ़ा हुआ साफ-साफ महसूस हो रहा था। वो आकर के अपने कमरे में घुस गया और फिर जो है उसके बाद जो है मैंने मैमूना और सबा को इकट्ठे आते देखा। मैमूना और सबा भी आकर के इधर-उधर निगाह दौड़ाई और फिर वो अपने कमरे में दाखिल हो गईं। कमरों की लाइटें जल रही थीं और उनके कमरे में दाखिल हो जाने के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद कमरों की लाइटें बुझ गईं। मैंने मज़ीद 10 से 15 मिनट तक का इंतज़ार किया और फिर उसके बाद मैं भी अपनी जगह से उठी और जैसे दबे पाँव आई थी वैसे ही दबे पाँव अपने छत के ऊपर आई, सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी छत के ऊपर आई और फिर अपनी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर अपने घर आ गई। आज भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था और ये बात आज फिर राज़ में ही रह गई थी। एक बात थी जो मेरे कानों में रह करके गूंज रही थी और ये प्रोफ़ेसर की आवाज़ थी जिसे मैंने पहचान भी लिया था, सुन भी लिया था और कुछ मामलात को समझ भी लिया था। और प्रोफ़ेसर की ये जो आवाज़ आ रही थी और जो मुसलसल जो मेरे कानों में गूंज रही थी, घोड़ी बनो घोड़ी। अब इतनी रात के एक्सरसाइज़ का तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि प्रोफ़ेसर अपनी बेटियों को वॉशरूम में घुस कर के कोई एक्सरसाइज़ करवा रहा था, कोई ऐसी जिस्मानी कसरत करवा रहा था। फिर एक ही एक्सरसाइज़ थी जो कि उस वॉशरूम में जा कर के मुमकिन थी और वो एक्सरसाइज़ जो है वो अब मेरी समझ से बाहर थी। फिर एक सवाल मेरे ज़हन में और आ रहा था, प्रोफ़ेसर अगर ये सब कुछ अपनी बेटियों के साथ कर रहा है और प्रोफ़ेसर साहब जो है उनकी इसी तरीके से अपनी बेटियों के साथ जो है वो बातचीत चल रही है, तो ये क्या था कि पहले एक बेटी उठती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो वॉशरूम चली जाती है, फिर दूसरी उठती है, दरवाज़ा खटखटाती है, वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद फिर बड़े नवाबों की तरह जनाब प्रोफ़ेसर साहब उठते हैं, वो अपने कमरे से निकलते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं। अरे भाई, तुम लोगों के पास अपने-अपने अलग-अलग कमरे मौजूद हैं। एक कमरा लड़कियों के पास है जिसको लड़कियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, एक कमरा तुम्हारे पास है जिसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो और फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है कि वॉशरूम में जाकर आधी रात को ये सब कुछ करने की। तुम सीधा-सीधा या लड़कियों को अपने कमरे में बुला लो या फिर तुम खुद लड़कियों के कमरे में चले जाओ और इसी तरीके से कोई बातचीत है तो तुम उसको आपस में तय कर लो। अब तुम जा कहाँ रहे हो? एक वॉशरूम में, जहाँ पे तुम लोग आधा घंटा गुजार करके यहाँ आ जाते हो। चलो वही सही जो मैंने सोचा है, तुम लोग वैसा ही कुछ कर रहे हो। हत्ता कि पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ना हो कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात ना हो जाए। ये बात भी मेरे ज़हन में आ रही थी। मैं कुछ सोच रही थी, निकल कुछ है, लेकिन यहाँ पे यार हो क्या रहा था जिसने मुझे उलझा के रख दिया था। और फिर ये प्रोफ़ेसर को मुझे पागल मालूम होता था कि अगर ये यही कुछ कर रहा था तो ये अपने कमरे में जाए या ये लड़कियों के कमरे में चला जाए।
ये कौन-सा नया तरीका था जो कि इन्होंने पुरस्कार किस्म का ढूँढ लिया था। एक उठता था, वो दरवाज़े पे दस्तक देता था, वॉशरूम में पहुँच जाता था, दूसरा उठता था, दरवाज़े में दस्तक देता था, वॉशरूम पहुँच जाता था। इसी तरीके से ये इनके दरमियान चल क्या रहा था? क्या ये लोग जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो अपनी किसी तकलीफ़ में मुब्तला थे, कोई ज़हनी बीमारी थी, या फिर ये किस लिहाज से जो है वो अपने वक़्त को गुज़ार रहे थे? इन तमाम बातों को लेकर सीधे पूछे तो मुझे तो गुस्सा आ रहा था। अरे भाई, अगर ऐसा ताल्लुक कायम था इनके दरमियान, पहली बात तो ये है कि मुझे अभी तक कोई यकीन से बात मैं कह नहीं सकती थी। मैं ऐवें ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं और कल को बात कुछ और निकल आए। लेकिन फिर ये है कि ये था क्या? इस कदर सस्पेंस यार, मैं तो फंस के रह गई थी। मैं तो सोच सोच के पागल हो गई थी कि ये हो क्या रहा है और ये इनके दरमियान चल क्या रहा है। मैं मतलब कि वॉशरूम के जब सुराख से देखती थी तो तब भी मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी। कभी-कभी जो है वो लड़कियों के जिस्म मुझे नज़र आते थे या प्रोफ़ेसर के पाँव वग़ैरह मुझे नज़र आते थे। लेकिन अब ये कहाँ क्या कहानी शुरू हो गई है? ये कहानी मेरी समझ से बाहर है यार। मैं 2 दफ़ा वहाँ पे गई हूँ और 2 दफ़ा जो है वो एक ड्रामा ही है जो मैंने देखा है। एक उठती है, बाप के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, वॉशरूम में जा घुसती है। दूसरे उठती है, बाप के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, वॉशरूम में जा घुसती है। बाप साहब उठते हैं तो वो जनाब चलते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से वापस आते हैं और अपने-अपने कमरों में जाते हैं। ओए भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो यार? मुझे तो तुम लोग पागल कर दोगे। मैं तो ज़हनी तौर पर उलझ कर रह गई थी। लेकिन अब ये था कि इस बात का पता तो चलाना है कि भई ये इन बाप-बेटी के दरमियान हो क्या रहा था। और अगर ये वही कुछ कर रही थी जैसा मैं सोच रही थी, जो मेरी सोच थी, तो उस पे मैं एक ही बात कहूँगी कि लाख दी लानत इन लोगों के तरीक़ाकार पर। भाई, मैं लानत ही भेज सकती थी कि अगर मैं इन पे लानत ना भेजूँ तो क्या करूँ? आप मुझे खुद कहानी सुनने वाले बताएँ कि ये क्या तरीक़ाकार था? ये तरीक़ाकार तो वाक़ई मेरी समझ से बाहर था। मैंने ये तो सुना था कि ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़ेसर्स होते हैं, ये थोड़े से जो है वो खबती किस्म के होते हैं और इनकी जो ज़हनी सतह होती है ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। अपनी फ़ील्ड में ये इस कदर घुस चुके होते हैं, अपने मामलात में ये इस कदर घुस चुके होते हैं कि पता नहीं अजीब-अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन यार, ये ऐसी अजीब हरकत जो है ना, ये वाक़ई मेरी समझ से बाहर थी। लिहाजा अब इस राज़ को फ़ाश करना था और इस राज़ पर से पर्दा उठाना था, तो मुझे फिर एक ही काम करना था कि मुझे अपनी जासूसी को जारी रखना था। लेकिन मुझे इस काम के लिए जो है वो अब एक और काम करना था। मैं एक काम के इंतज़ार में रहने लगी और वो ये काम था कि मुझे इन लोगों के घर से बाहर जाने का इंतज़ार था। मैंने एक चीज़ को सोच लिया था कि मैं अगर ये ऐसे ही रोज़ाना आधी रात को उठ कर के इनके घर जाती रहूँगी तो किसी वक़्त पकड़ी भी जा सकती हूँ या फिर कुछ और भी हो सकता है, कुछ मामलात गड़बड़ भी हो सकते हैं। लिहाजा मैंने ये सोचा कि ये बाप बेटी, वैसे तो ये घर से बहुत कम निकलते थे, जाते ही नहीं थे। बाप ही था जो कभी-कभी कहीं चला जाता था और फिर वो भी वापस आ जाता था। बच्चियाँ तो बहुत कम जाती थी। जब से ये आई थी मैंने इन लोगों को ज़्यादा कहीं आते-जाते नहीं देखा था। लेकिन अब एक चीज़ थी कि अगर ये बेटियां दोनों ही बाप के साथ कहीं चली जाएं और इनके साथ कुछ ऐसा हो कि ये वाकई घर से कहीं दूर हो जाए, तो फिर सीधी सी बात है, दिन हो या रात हो, मुझे इनके घर में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और करना होगा। और वो काम मैंने जो है वो सोच लिया था कि अगर ये बाप और बेटी यहाँ से निकल कर के कोई अपना ठिकाना करते हैं या कहीं जाते हैं या फिर एक आध दिन के लिए या एक आध घंटे के लिए भी चले जाएं, तो मुझे जो है वो मौका मिल जाएगा कि मैं अपने काम को सरअंजाम दे सकूँगी। जी हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे आलात थे जिनको हम जासूसी के आलात बोल सकते हैं और ये आलात जो थे वो मेरे ख़ुद के अपने पास नहीं थे। मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, अमीन अंकल। अमीन अंकल जो थे, उनका जो तल्लक था वो पुलिस से था और महकमे पुलिस में उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं कि जो वो मुझे भी बताते रहते थे और जब मैं उनके घर जाती थी तो मेरे पास वो उन चीज़ों को लेकर के आते थे और उन चीज़ों की डिस्कस वो मेरे साथ करते रहते थे।
मैंने अमीन अंकल से कुछ चीज़ें जो थीं, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 चीज़ें जो थीं वो माँगने का फ़ैसला कर लिया था कि मैं अमीन अंकल से उन चीज़ों को लूँगी और उस चीज़ों के ज़रिए से जो है वो मैं अपने अगले काम को सरअंजाम दूँगी। अमीन अंकल की मेरी बड़ी बनती थी और वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते थे। मुझे उम्मीद थी कि मैं अगर अमीन अंकल से वो 2 या 3 चीज़ें माँगूँगी तो वो मुझे आसानी से दे देंगे और अगर अमीन अंकल ने मुझे वो चीज़ें दे दी तो फिर यही हो सकता है कि मेरा अगला कदम जो है वो इस प्रोफ़ेसर और इसकी बेटियों का सारा पोल खोल के रख देगा और मैं इनके राज़ को समझ जाऊँगी। लिहाज़ा मैंने सबसे पहले अमीन अंकल के साथ जाकर के राब्ता करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर अमीन अंकल ज़रा भी मेरे अब्बू को या अम्मी को इस बात के बारे में बता देते कि मैंने उनसे कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं कि जो जासूसी करने के ज़ुमरे में आती हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अम्मी या अब्बू की जूतियाँ जो है वो मेरा स्वागत करती। जबकि मैं नहीं चाहती थी कि अमीन अंकल जो है वो मेरे घर में कोई ऐसी बात बताएं। लेकिन वो बातें जो हैं वो घर में ना भी बताते तो बहरहाल वो जब जासूसी के सामान को मैं उनसे तलब करती तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने मुझसे 100 सवाल करने थे और मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि मैं उनके सवालों के क्या जवाब दूँगी। बहरहाल मैं किसी न किसी तरीके से उनको कायल करके वो जासूसी के आलात उनसे लेने का इरादा रखती थी और फिर जैसे ही ये लोग घर से किसी काम की गर्ज से बाहर जाते तो मैं एक काम कर सकती थी और वो काम ये कर सकती थी कि मैं उन आलात को जा कर के इनके वाशरूम में फ़िट करती और फिर मुझे सब कुछ जो है वो आसानी से पता चल जाता कि इनके वाशरूम में क्या होता है और ये क्या करते चले आ रहे हैं। मैं कुछ भी अमीन अंकल को बता नहीं सकती थी, लेकिन जब इनका पोल खुल गया तो मैं ज़ाहिर बात है कि अमीन अंकल को सबसे पहले इन बातों से आगाह करूंगी और हो सका तो इनको सबको जेल भिजवाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले जो है वो मेरी अपनी तसल्ली होना लाज़िम थी। मैं अमीन अंकल की तरफ चली गई और फिर मैंने उनसे वो सारा सामान तलब करने की सोच ली। मैं जिस वक़्त अमीन अंकल के घर पहुंची, अमीन अंकल घर पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ़ मेरी आंटी से मुलाकात हुई। मैंने वहाँ पर अपने आने का मकसद ये बयान किया कि मुझे अमीन अंकल से कुछ काम था जिसके सिलसिले में मैं उनसे मिलने के लिए आई थी। आंटी मेरे लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरे पास ये एक अच्छा मौका था कि मैं अमीन अंकल के उस कमरे में घुसकर जिस कमरे में उनके ऐसे ख़ास जासूसी आलात पड़े हैं उनको ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से उठा लूँ, क्योंकि वो मुझे इन आलात के इस्तेमाल के बारे में भी बता चुके थे और इनकी मुकम्मल तफ़सील जो है उसका मुझे इल्म था। इसलिए मेरे पास अब यही मौका था कि मैं वो आलात जो है अंदर जा कर के उठा लूँ। कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बल्कि इस घर के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। हाँ, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगे हुए थे कि घर से बाहर जो लोग सड़क से गुज़रते थे या गेट के करीब आते थे उनको हम लोग अंदर बैठकर देख सकते थे। एक पुलिस वाले का घर था और पुलिस वाले के घर में जो है इन चीज़ों का जो है वजूद, ज़ाहिर बात है कि कोई ऐसी गैर मुतवक्का बात नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि जिस कमरे में ये सामान पड़ा है, खैर उस कमरे में या फिर इस घर के अंदर वाले कमरों में कोई ऐसा सामान मौजूद नहीं था कि जिसको सीसीटीवी कैमरा या कोई ऐसी बात हम लोग कह सकते। मैं इस बात से क्योंकि अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, लिहाजा मैंने आंटी के चाय बनाने तक उस कमरे में जाकर हाथ साफ़ करने का फ़ैसला कर लिया। अब मैंने जैसे ही वहाँ पर अपना हाथ साफ़ किया, मेरे सामने अब जो है वो एक बड़ा ही आसान रास्ता था और वो यही था कि मैं ये जो चीज़ें यहाँ से लेकर के जा रही हूँ, इनको यहाँ से ले लूँ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से चीज़ें वहाँ से उठा लूँ। मुझे ज़्यादातर ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि मैंने वहाँ पर जल्दी-जल्दी से समेट ली, क्योंकि उनके रखे जाने की जगह का भी मुझे पता था, उनके इस्तेमाल का तरीका भी मुझे पता था। चीज़ें लेने के बाद मैं जो है वो वहाँ से बाहर निकल आई और आकर के वहीं हॉल में बैठ गई जहाँ पर मुझे आंटी सफ़िया थोड़ी देर पहले बैठा कर के गई थी। थोड़ी देर में आंटी सफ़िया जो हैं वो चाय बना कर के ले आई और उनके साथ कुछ बिस्कुट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो लवाज़मात साथ में रखे जाते हैं, जैसे कि पकोड़े, समोसे वगैरह। मैंने फटाफट से कुछ खाया क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी और फिर मैंने आंटी सफ़िया से इजाज़त ली और घर से बाहर निकल आई। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको यही बताया कि मुझे घर पहुंचने की जल्दी है और मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ।
मैं यानी रमशा मैं वहाँ से निकल आई थी और फिर थोड़ी ही देर में मैं अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी और मुझे अपने घर में पहुँचने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब घर तो मैं आ चुकी थी और मेरा इंतज़ार था कि रात हो जाए और जैसे ही रात हो जाए मैं अपने काम के लिए निकल खड़ी होंगी। मुझे इस बात का पता चलाना था कि इस वॉशरूम के अंदर जो है वो क्या खिचड़ी पक रही थी, ये क्या हो रहा था और मैं इस बात को लेकर के बड़ी तजस्सुस में थी। लिहाजा मैंने जो है अब इस बात का पता लगाने का मुकम्मल फ़ैसला कर लिया था। आज की रात मैंने एक काम करने का फ़ैसला किया था और वो काम बड़ा अजीब था और इंतहाई रिस्की काम था। और वो काम ये था कि मुझे आज की इस रात में उन लोगों के उस वक़्त नहीं जाना था कि जिस वक़्त वो लोग वॉशरूम में आते थे या उससे कुछ देर पहले मैं वहाँ पे चली जाती थी। बल्कि मुझे उससे तकरीबन 2 से 3 या ढाई घंटे पहले जो है वहाँ पर उस वॉशरूम में जाना था। जी हाँ, ये बहुत रिस्की काम था लेकिन मैं इस काम को करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी क्योंकि मैं उस वॉशरूम में जा कर के कुछ ऐसी सेटिंग करना चाह रही थी कि मैं इन जासूसी के आलात को वहाँ पर लगा कर आ जाऊँ और फिर इसको अपने घर से बैठकर भी मैं ऑपरेट कर सकती थी। इन आलात का तल्लुक मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी जोड़ सकती थी और इन आलात को मैं अपने मोबाइल के साथ भी मुंसलिक कर सकती थी। यानी मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी थी कि मुझे फिर दोबारा दीवारें फिलांग करके उनके छत पर जाकर उनकी सीढ़ियाँ नीचे उतर करके उनकी जासूसियाँ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर घर बैठे ही मुझे हर चीज़ का पता चल जाता कि वो क्या कर रहे हैं या फिर किस तरीके से कर रहे हैं या उनका मकसद क्या है। अब यहाँ पर एक मसला था जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूँ। वो मसला ये था कि मैं वॉइस नहीं सुन सकती थी लेकिन मैं तस्वीर देख सकती थी और उस तस्वीर को ना सिर्फ़ कि देख सकती थी बल्कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए से वो सारा मंज़र रिकॉर्ड भी कर सकती थी। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए वो सारा मंज़र रिकॉर्ड कर सकती थी तो इसका मतलब ये होता कि मेरा आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाता। लेकिन मैं उसकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि वॉइस जो है वो उसी शक्ल में थी कि जब मैं एक पावरफुल वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर जो है वो लगा करके फ़िट करके आऊँ, एक ऐसा आला कि जो वहाँ की आवाज़ को मुझ तक मुंतकिल करे और इसमें बड़ा रिस्क था जो कि मैं कर नहीं सकती थी। मैं सिर्फ़ एक ऐसा आला वहाँ पर लगा सकती थी कि जिसके ज़रिए से वहाँ पर होने वाला जो भी मंज़र है, जो भी तस्वीर है, जो भी चीज़ हो रही है, वो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल पे बैठ कर के लाइव देख सकूँगी और मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए मुझे जो है जो भी करना था उन लोगों के वॉशरूम में आने से पहले ही करना था। लिहाज़ा तकरीबन साढ़े 10-11 बजे के करीब जबकि मेरे माँ-बाप जो है वो अपने कमरे में सोने की गर्ज से चले गए। ये बात मुझे नहीं पता कि वो सो गए या नहीं सोए। लेकिन जब वो सोने की गर्ज से अपने कमरे में चले गए तो मैं फटाफट से अपने कमरे से उठी और दबे पाँव चलती हुई एक दफ़ा फिर छत पर चली गई। छत पर दीवार उनके छत की क्योंकि हमारे छत के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पर उस दीवार पर चढ़ कर के वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर कर के मुझे ज़ाहिर बात है कि उनके घर में उतरने में कोई मसला पेश नहीं आया। इस बार मैंने फिर अपना चेहरा नकाब से ढाँप रखा था और मैंने पाँव में ऐसे स्लीपर पहन रखे थे जो कि आवाज़ नहीं करते थे और इसके अलावा मैंने ट्राउज़र और टी-शर्ट अपनी आसानी के लिए पहन रखा था। अगर मुझ पर कुछ आफ़त आन पड़ी या भागने का वक़्त आ गया तो मैं आसानी से भाग सकूँगी। जब मैं उनके घर में सीढ़ियाँ उतर कर के नीचे गई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने-अपने कमरों में जा चुके हैं और मुकम्मल तौर पर जो है अब हर तरफ खामोशी और सन्नाटा है। यही काम मुझे जो है खामोशी और सन्नाटे का यहाँ पे करना था और इसी काम की गर्ज से मैं यहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे उतर कर के आई थी। मैं बहुत ही एहतियात के साथ दब्बे कदम चलते-चलते सीढ़ियों के बिल्कुल सामने वाली राहदारी में उस राहदारी में दाखिल हो गई कि जिसके आखिरी कोने पर वो वॉशरूम था, जिस वॉशरूम में ये सारी कारस्तानी हो रही थी। उल्टे हाथ पे वॉशरूम था, मैं लिहाज़ा वॉशरूम में दाखिल हो गई। ये वॉशरूम बिल्कुल नॉर्मल था जैसे कि हमारा अपना वॉशरूम होता है। मैंने किसी किस्म की लाइट को जलाने की तकलीफ़ नहीं की, ना ही मैं लाइट जलाना चाहती थी। मेरे पास एक लाइटर था जिसकी आगे लाइट जलती थी, लिहाज़ा मैंने उस लाइटर को निकाल कर के उसकी लाइटर की टॉर्च को ऑन कर दिया।
और इसी की मदद से मैं मुकम्मल तौर पर सारे गुस्ल खाने और वाशरूम को देखने लगी। ये गुस्ल खाना और वाशरूम बिल्कुल एक जैसा बना हुआ था। हमारा गुस्ल खाना भी इसकी कॉपी था, सेम टू सेम, दोनों जगह एक जैसी थी। यहाँ पर मुझे दीवार के ऊपर कुछ अजीबो-गरीब किस्म के नक्शो-निगार जो कि शायद चाक या कोयले की मदद से बनाए गए थे नज़र आए, क्योंकि कुछ उनमें से काले रंग के बने हुए थे और कुछ ऐसे थे कि जो यहाँ पर जो है वो सफ़ेद रंग से बने हुए थे। शायद चाक को यूज़ किया गया था या कोयले को यूज़ किया गया था या फिर कोई काला बड़ा मार्कर जो है वो यूज़ किया गया था। बहरहाल कोयले से ज़्यादा इम्कान था कि बने हुए हैं, क्योंकि मुझे ये बड़े मार्कर के निशान नहीं लग रहे थे, बल्कि कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे कोयले से बनाया गया है। इसमें से कुछ ऐसी मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे ये कुछ लकीरें सी हैं, कुछ लहरें सी हैं। कभी-कभार ऐसा लगता था कि कुछ शक्लें कुछ उभार से भी बनाए गए हैं। इसमें कुछ औरतों के, मर्दों के बॉडी पार्ट्स भी थे जो कि दीवार पर बनाए गए थे और उनको तो मैंने बड़ी आसानी से पहचान लिया था। लिहाज़ा ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ही मेरी समझ से बाहर थीं और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये दीवार जो है, ये दीवार वो थी कि जैसे ही मैं दरवाज़ा अंदर वॉशरूम का दाखिल हुई थी तो सीधे हाथ पे जो बनी हुई दीवार थी, तो इस दीवार पर ये नक्शो-निगार बने हुए थे। यानी मेरी बैक साइड जो थी, जिस दीवार की तरफ थी, वो दीवार जो थी वो मेरे घर की तरफ खुलती थी। मैं अब इस बात को लेकर के बिल्कुल हैरान और परेशान थी और इन नक्शो-नगार को इंतहाई गौर से देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स ज़रूर थे जो कि ऐसा ज़ाहिर करते थे कि यहाँ पर इन दीवारों पर कुछ लकीरें वग़ैरह कुछ चीज़ें डाल कर के कुछ अजीबो-गरीब किस्म की लहरें बनाई गई हैं कहीं। लेकिन समंदर और चाक से बनी हुई ये ड्राइंग मेरी समझ में से आने से बाहर थी। अगर ये किसी जो है वो कागज़ पे बनी होती या किसी जगह बनी होती तो शायद ये इसका मकसद कुछ समझ आता, लेकिन यहाँ पर दीवार पे बनी हुई चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थीं और बिल्कुल ही अलग-थलग सी नज़र आ रही थीं। लिहाज़ा मैं इन बातों को लेकर के काफ़ी हद तक जो है वो परेशान हुई और उलझ गई। लेकिन मुझे अब उलझना नहीं था, मुझे जो है वो तो अपना काम सरअंजाम देना था और अपना काम सरअंजाम देने के बाद मुझे यहाँ से रफू चक्कर होना था। लिहाज़ा मैंने यहाँ पर अपना काम करने और यहाँ से रफू चक्कर होने का फ़ैसला किया। मैंने देखा कि जहाँ जिस जगह पर जो है वो इनका जो है वो एनर्जी सेवर लगा हुआ था। आपको बताते चलूँ कि उस वॉशरूम में एनर्जी सेवर लगा हुआ था। लिहाज़ा मुझे इस एनर्जी सेवर की ही तलाश थी। मैंने उसी लैटर की रोशनी में एनर्जी सेवर को बड़ी आसानी के साथ जो है वो वहाँ से उतार लिया और फिर उसके साथ मैं अपनी छेड़खानी करने लगी और फिर मैंने वो डिवाइस जो कि मैंने अंकल अमीन के घर से चोरी की थी, वो उस एनर्जी सेवर के साथ जो है वो लगा करके उसको दोबारा से एनर्जी सेवर को बल्ब की जगह पर लगा दिया और उसकी चूड़ी को अच्छी तरह से मेल दिया। अब जैसे ही ये एनर्जी सेवर ऑन होता और इसकी लाइट चलती, मेरे पास जो है वो यहाँ की तस्वीर और यहाँ के मुकम्मल मनाज़र जो है इनका अक्स आने लगता और मैं इसे अपने मोबाइल पर भी देख सकती थी और मैं इसको अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकती थी। लेकिन मोबाइल पर देखना मेरे लिए ज़्यादा सेफ़ था। मैंने उस एनर्जी सेवर में एक जो डिवाइस लगाई थी उसका एक पासवर्ड था जो कि काफ़ी मुश्किल था, जिसे मैंने ज़ुबानी याद किया था और मुझे वो पासवर्ड इसलिए भी याद था कि मेरे अपनी बहुत सी चीज़ों का मैंने वही पासवर्ड रख छोड़ा था। लिहाज़ा यही पासवर्ड अब मुझे जा कर के अपने मोबाइल पर एंटर करना था और फिर मेरी इस डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्टिंग हो जाती। जब भी वो लोग यहाँ पर आते मैं उनको आसानी के साथ सब कुछ करता हुआ देख सकती थी और मेरी समझ लो कि अब ये मेहनत जो है वो सफल हो चुकी थी। मैं डर भी रही थी क्योंकि बहरहाल मैं एक वॉशरूम में खड़ी थी जो कि मेरा खुद का अपना वॉशरूम नहीं था, लेकिन कोई किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी, मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। फिर मैं वहाँ से निकली और आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई दोबारा से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। पता नहीं मुझे क्या शरारत सूझी और मैंने 3 बार हल्के हाथ से दस्तक जो है वो प्रोफ़ेसर के दरवाज़े पर दे दी और फिर फटाफट से सीढ़ियों के ऊपर की तरफ लपकी और थोड़ी ही देर में छत पर आकर के अपने छत की तरफ बढ़ गई। फिर मैंने अपने कमरे में आकर ही साँस लिया। अब मैं मुकम्मल तौर पर इस बात को
देखने और सुनने के लिए तैयार थी कि अब देखते हैं कि क्या होता है, कब होता है, और मुझे इसका इंतज़ार था। अमूमन ये टाइम 1 बजे से बाद का होता था, 1:30 से 2 बजे के दरमियान ये टाइम होता था कि जब ये बाप और बेटी इस तरीके से पुरस्कार तरीके से वाशरूम में जाते थे और फिर इनके दरमियान में क्या बातें होती थीं, या ये वाशरूम को इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, या इनके मामलात क्या थे, ये 1 से 1:30 बजे के दरमियान ही, कभी-कभी तो 2:30 बज जाया करते थे जब इनके दरमियान ये सारे मामलात हुआ करते थे। मैं अब इसी चीज़ के इंतज़ार में थी और इस बात को जो है वो मैं जानना चाह रही थी कि ये हो क्या रहा है। लिहाज़ा मुझे अब तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक इंतज़ार करना था और इसके लिए मुझे अब जो टाइम हुआ था वो इस वक़्त 11:15 का टाइम था, यानी कि अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। वक्त गुजारी के लिए मैंने वैसे ही इंटरनेट को ऑन किया और वहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम वगैरह, टिकटॉक, इसी किस्म की रील्स वगैरह देखने लगी ताकि मेरा वक्त जो है गुजर जाए। और फिर इसी तरीके से करते करते आखिरकार मैंने 1 की घंटे की आवाज़ सुनी कि 1 हो चुका था। लिहाजा अब किसी वक्त भी जो है वो ऐसा हो सकता था। मैंने फौरी तौर पर उस डिवाइस के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ लहरें थीं जो कि मेरे मोबाइल पर आकर के गुजर रही थीं और कनेक्टिंग जो है वो अभी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो लहरें साफ़ होती चली जा रही थीं। वो डिवाइस काफ़ी पावरफुल थी और वो तो यहाँ से अगर मैं 10 गार दूर भी होती तो तब भी मुझे जो है वो इस घर का मंज़र दिखा सकती थी। लिहाजा मैंने उस डिवाइस को जो है अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। जब उसने मुझसे पासवर्ड माँगा तो मैंने अपना मतलूबा पासवर्ड डाला और फिर जैसे ही मैंने पासवर्ड शो किया, दूसरी तरफ से मुझे उसी वॉशरूम का मंज़र नज़र आया, लेकिन ये मंज़र मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था, यानी कि अभी वहाँ पर रोशनी नहीं जली थी और अभी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। मुझे तकरीबन और इंतज़ार करना था, शायद मेरे अंदाज़े के मुताबिक आधा घंटा और मुझे इस बात का इंतज़ार करना था और फिर मैंने आकर के जो है इस बात को सोच लिया था कि मैं अब मज़ीद आधा घंटा और इंतज़ार करूँगी। मैंने कनेक्टिंग कर ली थी और वो मंज़र जो है वो मुसलसल मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी इस मंज़र के दिखाई देने का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल तौर पर अंधेरा चला आ रहा था और अंधेरे के साथ-साथ ही ये मंज़र जो थे मुझे बहुत ही ज़्यादा धुंधले और अंधेरे में डूबे हुए दिखाई देते थे। मोबाइल के ज़रिए से अंदर का जो वॉशरूम का मंज़र उभर रहा था उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी कि जिसको मैं कभी कोई प्रूफ़ के तौर पर या फिर इन लोग बाप-बेटी की हरकतों के तौर पर साबित कर सकती। जब तक कि ये आकर ख़ुद अपना एनर्जी सेवर ऑन ना करते। जैसे ही एनर्जी सेवर ऑन होता, इस डिवाइस में रोशनी भर जाती और वो रोशनी की जो लहरें हैं मुकम्मल मंज़र साफ़ तौर पर जैसे फुल एचडी क्वालिटी में दिखाती और मुझे यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर करने का मौका मिल जाता। मैं असल में स्क्रीन रिकॉर्डर करके इन बाप-बेटी की हरकतों को यहाँ पर अपने पास उतारना चाह रही थी और जानना चाह रही थी कि मेरे साथ वाले इस घर में हो क्या रहा है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया था और अब मैंने उसे भी चेक कर लिया था चला करके, और कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करके देखी थी, तो उसमें मुकम्मल जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आ रहा था। लिहाजा मैंने इस बात को अपने अंदर ही अंदर रख लिया था कि मैं अब इस स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए से इनका पर्दा जो है वो फ़ाश करूँगी, और इनका पर्दा फ़ाश करने के लिए ज़रूरी था कि मुझे इनके बारे में हर एक बात का पता चले और इनकी बात जो है वो मैं अच्छे तरीके से नोटिस कर सकूँ। 1:30 बज गया, लेकिन यहाँ पर वॉशरूम में कोई नहीं आया और मैं इंतज़ार में बैठी रही। 1:30 से पौने 2 से 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये लोग आज जो है वो नहीं आना चाहते और इनके आने का कोई प्रोग्राम भी नज़र नहीं आ रहा था। 3 बजे रात तक मैं जो है उल्लुओं की तरह जागती रही और उनके यहाँ पर आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब 3 बज गए तो नींद के मारे मेरी बुरी हालत होने लगी। मुझे जागना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा मुझे नहीं पता कि इस मोबाइल को ऐसे ही कनेक्ट किए हुए कब मुझे जो है वो नींद आ गई। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि अगर रात में भी कुछ हो जाता तो मेरे मोबाइल में वो सब कुछ आ जाता, इसलिए मैंने सोने से पहले एक काम ज़रूर कर दिया था कि स्क्रीन रिकॉर्डर को मैंने ऑन कर दिया था और अपने मोबाइल को अपने साथ टेबल पर रख कर के मैं सो गई थी।
अगली सुबह मेरी आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। माँ ने अच्छी खासी मेरी बेइज़्ज़ती की और मुझे कुछ खाना वगैरह खाने के लिए कहा, यानी सुबह का नाश्ता करने के लिए कहा। मैंने उठकर जाकर किचन में ही अपने हिस्से का नाश्ता किया, क्योंकि बाकी लोग नाश्ता कर चुके थे, इसलिए मुझे अपना नाश्ता अब किचन से ही मिलना था। किचन से नाश्ता करने के बाद मैं फ़ौरी तौर पर अपने मोबाइल की तरफ लपकी, जिसे मैंने चार्जिंग पे भी रात को लगा दिया था, और वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर को भी ऑन कर दिया था और उस डिवाइस के साथ कनेक्ट भी उसको रखा था। यहाँ पर आकर मैंने अपने मोबाइल को उठाया और फिर मैंने अपने मोबाइल को लेकर के जैसे ही चेक करना शुरू किया, वहाँ पर 3 बजे समझ लो मैस हुई थी, तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सुबह तक की सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैंने अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यानी कि वो लाइट जली ही नहीं थी और वो लोग वॉशरूम में आए ही नहीं थे। हाँ, सुबह के करीब मैंने देखा कि तकरीबन 8 बजे के बाद जो है, उनमें से एक लड़की ने आकर के वॉशरूम इस्तेमाल किया था, और सुबह क्योंकि वैसे ही रोशनी हो चुकी थी, इसलिए अब उस वॉशरूम का जो मंज़र है कदरे बेहतर दिखाई दे रहा था। अगरचे घर अंधेरे वाला था और इतना ज़्यादा जो है वो रोशनी वाला घर नहीं था, हमारे घर की तरह ही बना हुआ था, इसलिए सुबह होने की वजह से भी नॉर्मल सी रोशनी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन मुझे पता चला था कि सुबह-सुबह जब 8 बजे के करीब तकरीबन सबा ने आकर के वॉशरूम को इस्तेमाल किया है। उसने बिल्कुल नॉर्मल ही वॉशरूम को इस्तेमाल किया था और वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद वो वहाँ से वॉशरूम से निकल गई थी। फिर उसके बाद 10 बजे मेरी माँ ने मुझे उठाया था, लेकिन उस वक़्त तक कोई भी उनमें से वॉशरूम में नहीं आया था। वो लोग बेदार ज़रूर हो चुके थे, उठ चुके थे, लेकिन उनमें से कोई वॉशरूम में नहीं आया था। मैं उस डिवाइस के साथ मुसलसल कनेक्ट नहीं रह सकती थी और मैं उस डिवाइस की मुकम्मल जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने उसके साथ अपना कनेक्ट ख़त्म किया और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जितनी भी वीडियो रात भर में रिकॉर्ड हुई थी, उस सब को डिलीट कर दिया। मुझे अब अगली रात का दोबारा से इंतज़ार था, क्योंकि मैं अगली रात में इनका राज़ फ़ाश करना चाहती थी। मैं हैरान इस बात पर थी कि हाथ आया मगर मुँह को ना लगा। मेरे साथ ऐसा सिस्टम हो चुका था और मुझे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में एक बात थी जो कि मेरे अपने ज़हन में गूंजी और मुझे पता लगा कि शायद एक गलती है जो मुझसे हुई है, और ये गलती जो है ये ऐसी थी कि शायद इस गलती की वजह से जो ये मामलात हैं ये नहीं हो रहे हैं। मैंने आते-आते ऐसे ही शरारत के तौर पर प्रोफ़ेसर के दरवाज़े पर 3 बार हल्के हाथ से दस्तक दी थी, जैसे कि अमूमन जो है मैमुना या फिर सबा जो है वो दस्तक देती थीं। लेकिन ये दस्तक जब मैंने दी थी उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा 11 का टाइम रहा होगा। तो इस दस्तक के जवाब में ना तो प्रोफ़ेसर घर से बाहर निकला था, ना ही मैमुना या सबा में से कोई आया था। तो इस दस्तक के जवाब में शायद वाली बात है कि रात में उन लोगों ने वॉशरूम इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा। शायद उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि ये दस्तक ना तो सबा ने दी है ना मैमुना ने दी है। प्रोफ़ेसर इस बात को शायद जान चुका था कि ये दस्तक देने वाला हाथ ना तो सबा का है ना मैमुना का है, बल्कि ये कोई तीसरा हाथ है जो कि उनके लिए अनजान है। शायद इसी बात को लेकर के प्रोफ़ेसर ने सोचा होगा कि ये तीसरा हाथ है कौन? किसने आकर के दस्तक दी है? सबा और मैमुना से हो सकता है कि प्रोफ़ेसर ने बात की हो इस सिलसिले में, और उन्होंने जब बताया हो कि उनमें से कोई भी आकर के दरवाज़े पर दस्तक देने वाली नहीं, तो प्रोफ़ेसर को ज़रूर शक हुआ होगा कि इस घर में उनके अलावा कोई आया है। अगर इस बात का शक प्रोफ़ेसर को बैठ गया था और वाक़ई में ये बात थी जो कि मैं सोच रही थी, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी, और हो सकता है कि अब वो लोग वॉशरूम में आकर के वॉशरूम का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। अगर वो वॉशरूम में ना आए और उन्होंने वॉशरूम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो ज़ाहिर बात है मेरी सारी कीती कराई धरे की धरी रह जाएगी। लिहाजा मुझे अब नहीं पता था कि ये मेरे दस्तक की वजह से ऐसा हुआ है या फिर इस के पीछे कुछ और राज है। लेकिन जो भी था, मैं अब इस बात को लेकर के बिल्कुल ही ज़्यादा जो है वो संजीदा नहीं थी।
उनके दरमियान क्या खिचड़ी चल पक रही थी, क्या चल रहा था, उस वॉशरूम में क्या होता था। क्या एक बाप अपनी दोनों बेटियों के साथ कुछ ऐसी हरकत करता था कि जो बयान करने के काबिल नहीं है। ये बातें लेकर के मैं परेशान थी और मैं इसी परेशानी के आलम में अब सोच रही थी कि कल रात को कोई आया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। बहरहाल वो डिवाइस वहाँ पर लगी हुई थी और मुझे जब भी उन लोगों में से कोई भी वॉशरूम में आता, चाहे वो दिन में आता या रात में आता, मुझे इसकी खबर जो है वो उस डिवाइस के ज़रिए से हो जाती। मैं दिन में कई बार अपने मोबाइल को कनेक्ट करके बार बार देखती रही, क्योंकि मैं हर बार कनेक्ट ख़त्म कर देती थी, क्योंकि मुसलसल कनेक्ट नहीं रखा जा सकता था। तो मैं उस डिवाइस को जो है वो वहाँ पर नस्ब कर आई थी और अपने मोबाइल पर जो है वो बार बार चेक करती चली जा रही थी। नॉर्मल ही सब लोग आ कर के वॉशरूम को इस्तेमाल कर रहे थे, हत्ता कि उस रोज़ मैमूना नहाई भी थी और ज़ाहिर बात है कि उसके नहाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। किस्सा मुख्तसर जी कि मैं मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुकी थी और मेरी पहली ही जासूसी बुरी तरह से नाकाम हुई थी और मैं अपने इस सस्पेंस को क्लियर नहीं कर पाई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर इनके दरमियान जो हैं वो क्या मामलात हैं जो कि चलते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वालों में नहीं थी। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इनके राज को फाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लिहाजा मैंने इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि मैं आज की रात भी मुकम्मल पहरा दूंगी और कोशिश करूंगी कि अगर आज की रात ये लोग वॉशरूम में जाएं और फिर वही हरकत हो जैसा कि ये करते चल आ रहे हैं, तो मुझे जो है वो पता चल जाएगा। फिर अगली रात आ गई। मेरे वालिदैन जब सोने के लिए अपने अपने कमरों का रुख कर चुके थे, तो मैंने फिर अपना कनेक्ट किया और फिर मैंने मोबाइल को लेकर के बैठ गई और फिर मोबाइल पे मैं पूरे ध्यान के साथ अब इस चीज़ को देखने और सुनने लगी कि शायद अब हो जाए, अब हो जाए। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि वो रात भी वैसे ही गुजर गई जैसे कि पहली रात गुजरी थी। कुछ भी नहीं हुआ। स्क्रीन रिकॉर्डर लगा करके डिवाइस कनेक्ट करके मैं सो गई। आज की रात में जब सोई थी सुबह के 4 बज रहे थे, इसलिए मैं सुबह 4 बजे के करीब जा कर के सोई थी। सुबह फिर मैं तकरीबन 10 बजे उठी और माँ से काफ़ी सारी बातें सुनी, लेकिन माँ को मैंने ये बताया कि भाई आजकल ना मेरा एक बड़ा फेवरेट सीरियल है जो कि नेट पे चल रहा है और मुझे जो है उसके एपिसोड देखते हुए रात को सोने में देर हो जाती है और मैं 3-4 बजे तक जागती रहती हूँ। क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जा रही थी, मुझे छुट्टियाँ थीं और मैं घर पे ही अपना वक्त गुजार रही थी, इसलिए माँ ने जो है वो थोड़ी बातें तो की, लेकिन बहरहाल इतना गुस्सा नहीं किया कि जिससे मेरी सेहत पर कुछ असर पड़े। अगले चंद दिन इसी तरीके से गुजर गए और अब साथ वाले घर में वो सारी रौनक ख़त्म हो चुकी थी। वो लोग ना वॉशरूम में आते थे और ना ही आकर के कुछ ऐसा काम करते थे। मैं अब इस बात को लेकर के बेहद परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो ऐसे ही अंकल की डिवाइस चोरी करके वहाँ पे लगा थी। अब तो मैं ये सोचने लगी थी कि जो कुछ भी है सब ख़त्म हो चुका है, जो भी था वो हो चुका है। ये बस मेरा वहम ही था, इसको मैं वहम ही करार दूँगी और मैं जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा मैं उस घर में जा कर के वो डिवाइस वहाँ से उतार लाऊँगी और वापस अंकल अमीन को वो मैं डिवाइस दे दूँगी। अब मैं इसी बात पे गौर करने लगी थी, क्योंकि अब बहुत ही दिन बीत चुके थे, तकरीबन आधा महीना गुज़र चुका था और बिल्कुल मुझे कुछ ऐसी हलचल अब उसके बाद महसूस नहीं हुई थी कि इनके दरमियान क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इस दौरान मैं 1-2 दफ़ा अंकल अमीन के घर भी गई थी और उन्हें मैंने नहीं बताया था कि मैंने वो डिवाइस जो है वहाँ से ली है या फिर मैंने कुछ चीज़ें जो हैं इसके अलावा उनकी ली हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने इस ज़ख़ीरे को बहुत कम देखना होता था। जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो तब ही वो उस कमरे का रुख करते थे। लिहाजा अभी तक शायद उनके इल्म में भी इस बात को नहीं आई थी कि मैं वहाँ से 2-3 चीज़ें उठा कर के ले गई हूँ। मुझे कामयाबी होती तो मैं बड़े तमतराक के साथ जाकर के वो चीज़ें उनके हवाले करती और उनको बताती कि देखें मैंने कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है, और वो भी कहते कि रमशा बेटा वाक़ई तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन अब जब तक ये काम अच्छा हो नहीं जाता था उस वक़्त तक मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी। वो डिवाइस और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और थीं जो कि मेरे पास थीं, लेकिन मैं अब क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ़ इतना ही जान सकती थी कि यहाँ पर पहले कुछ हो रहा था लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसी तरीके से मायूस हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि अब बिल्कुल जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। तकरीबन 1 महीना गुज़र गया। मैंने तो अब देखना सुनना भी बंद कर दिया था।
1 महीना गुज़र चुका था और डिवाइस को दोबारा से उतार कर लाने का मुझे मौका नहीं मिला था। 1 महीने के बाद एक दिन मैंने देखा कि प्रोफ़ेसर और उसकी बेटियाँ जो हैं वो दिन के टाइम पर किसी जगह गए हैं, यानी कि वो अपने घर में नहीं हैं। मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका था और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाने का सोच लिया। मेरी माँ भी इस वक़्त अपने कामों में थी और बाप भी घर पर नहीं था, इसलिए मेरे पास ये एक बेहतरीन चांस था कि मैं वहाँ पे जा कर के उस डिवाइस को उतार कर ले आऊँ। लिहाज़ा क्योंकि अब ये डिवाइस मुझे कुछ काम नहीं दे रही थी और अब तक 1 महीना गुज़र चुका था इन तमाम बातों को, मैंने वहाँ पर जा कर के इस डिवाइस को उतारने का फ़ैसला कर लिया। दोपहर के टाइम ही मैंने उनकी छत को क्रॉस किया और फिर मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर करके उनके घर में चली गई। क्योंकि वो लोग घर से बाहर गए हुए थे और मुझे इस बात का पक्का पता था, इसलिए मैंने वहाँ पर जा कर के सीधा वॉशरूम का रुख किया और वॉशरूम में जाने के बाद मैंने एनर्जी सेवर से चूड़ी खोल करके अपनी इस डिवाइस को निकाला और दोबारा एनर्जी सेवर को ठीक करने के बाद मैं अपने घर की तरफ वापस आ गई। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का अरसा लगा होगा। मैंने माँ को भी अपने घर में महसूस नहीं होने दिया और ना ही किसी और ने महसूस किया मेरे इस आने-जाने को। वैसे भी दीगर घर जो थे वो वहाँ से दूर-दूर थे और हमारे इन 2 घरों के अलावा कोई और घर नहीं था जो कि हमारे पास था। इसलिए मैं वापस आ चुकी थी और वो डिवाइस मैं उतार के ले आई थी। उस डिवाइस को मैंने आकर के अपनी एक दराज़ में सँभाल कर रख दिया जो कि मेरे ही कमरे में मेरी ही टेबल की दराज़ थी। उस दराज़ में उस डिवाइस को सँभालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से दराज़ को लॉक किया और फिर लॉक करने के बाद अब मैं मुतमिन हो गई क्योंकि मेरी पहली जो चीज़ें थीं जो कि मैंने जासूसी के आलात अंकल अमीन के घर से उठाए थे वो भी इसी दराज़ में पड़े थे और मेरे पास मेरे अंडर में थे। लेकिन अब मेरी सारी उम्मीदों पर ओस फिर चुकी थी और मुझे पता था कि कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसको मैं साबित कर पाई हूँ और जो भी बात थी वो अब आकर के यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। मेरा पंजाबी वाली वो मिसाल मुझे बार-बार याद आती थी, नाती तोती रह गई ते मुँह ते मक्खी बह गई। मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं भी नाती तोती रह गई थी और मेरे मुँह पर भी मक्खी बैठ गई थी और मुझे अपने मामले में कामयाबी जो है वो बिल्कुल नहीं मिली थी। उस डिवाइस को उतार कर लाए हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके थे। मैं अपनी रोज़ाना के मामूल की रूटीन में थी और अभी भी मैं जो है वो इस उम्मीद पर थी कि शायद अली बात है कि कभी मेरी किस्मत खुल जाए और साथ वाले घर से कुछ मुझे वैसी ही आवाज़ें सुनाई देने लगें या फिर दोबारा कुछ ऐसी बात हो कि मैं दोबारा से जो है वो उस घर की तरफ मुतवज्जह हो जाऊं। क्योंकि मेरे लिए भी ये एक ऐसी एक्टिविटी थी कि मैं यकीन करें कि एक दिल सा लग गया था मेरा। मैं चाहती थी कि मुझे जो है ये चीज़ें महसूस दोबारा होनी शुरू हो जाए। तो 3 दिन हो चुके थे मुझे वहाँ से डिवाइस भी उतार कर लाए हुए। उस रात मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में गई तो अब क्योंकि मैं अपनी आदतें ख़राब कर चुकी थी, रात को देर से सोने की आदत थी तो नींद उस रात में मुझे नहीं आ रही थी।